तो तुम मुझे भेज रही हो? कबीर ने विका की गोद में सिर रखते हुए ऊपर देखा। ये उनका आखिरी दिन था साथ में, और उन्होंने अभी अभी एक दूसरे को सुख दिया था। उन्होंने इतना अधिक संभोग किया था कि कबीर खुद हैरान था कि वो इतनी बार रस छोड़ने के बाद भी जिंदा कैसे था। हाँ, तुम्हें उस दुनिया में भेजने का पहला तरीका कुछ महीने पहले खत्म हो गया, इसलिए अब तुम्हें दूसरे तरीके से जाना होगा, विका ने जवाब दिया। पहला तरीका तुम्हें इंसानों के महाद्वीप के 4 राज्यों में से किसी एक छोटे शहर में भेज देता। चूंकि वो रास्ता बंद हो गया, अब तुम एक बड़े शहर में जाओगे। ये सबसे बड़ा शहर या राजधानी तो नहीं, लेकिन कई चीज़ों के लिए बदनाम है। ओह, तो मैं वहाँ कैसे घुल मिल पाऊंगा? मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी शक्ल के साथ चुपचाप रह पाऊंगा, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी शक्ल निस्संदेह आकर्षक थी और निश्चित रूप से ध्यान खींचेगी। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एकदम सही पृष्ठभूमि बनाई है। इसके साथ तुम आसानी से घुल मिल जाओगे, विका ने उसे आश्वस्त किया। वो भी मुस्कुराए। अच्छी बात है, बस उम्मीद है कि ये औरतों का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी होगा, कबीर धीरे से हंसा। बेहतर होगा कि तुम जिस भी औरत के साथ सो, उसे हरम में मत डाल देना। मैं एक देवी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें साधारण न हो, विका ने मुस्कुराते हुए कहा। ये ऐसा भाव था जो किसी ने नफरत की देवी से कभी उम्मीद नहीं की होगी। फिर भी कबीर के साथ 1 साल बिताने के बाद वो पूरी तरह बदल चुकी थी, और अब वो यहाँ तक जानती थी कि कैसे मुस्कुराना है। तुमने मुझे जिस औरत के साथ सो कहकर ही लुभा लिया, कबीर मुस्कुराया। कम से कम तुम मुझे रोक तो नहीं रही हो। तुम युगल साधक हो, कबीर। मैं तुम्हें संभोग करने से रोकना नहीं चाहूंगी, खासकर जब ये तुम्हें मजबूत बनाएगा। बस किसी को मजबूर मत करना या बिना सोचे समझे उन पर हरम का ठप्पा मत लगा देना। मैं चाहती हूं कि मेरी बहनें शक्तिशाली हों ताकि वो तुम्हें बढ़ने में मदद कर सकें, विका ने प्यार भरी निगाहों से कहा। चिंता मत करो, मेरी प्रिय। मैं यकीनी बनाऊंगा कि मैं जिन औरतों के साथ सोऊं, उनमें से कोई भी असहज महसूस न करे, कबीर ने जवाब दिया, फिर पलंग से उठ गया। जाने से पहले एक और दौर चाहोगी? उसने पूछा। हाँ, विका ने सिर हिलाया, और अगले 1 घंटे के लिए उन्होंने एक दूसरे को गले लगाए रखा। विका उसे कितने लंबे समय तक नहीं देख पाएगी, ये कोई नहीं जानता था, इसलिए कबीर यकीनी बनाना चाहता था कि वो उसे संतुष्ट छोड़कर जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैंने तुम्हारी साधना की नींव को स्तर 1 जड़ जागरण तक सीमित कर दिया है। जैसे ही तुम स्वर्णलोक में प्रवेश करो, वहां की प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अपनी नींव वापस स्तर 9 तक बना लेना। ये तुम्हें अगली अवस्था में प्रवेश करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा तुम इस लोक में इतने लंबे समय तक रहे हो कि तुमने नफरत और द्वेष की पर्याप्त आभा इकट्ठा कर ली है, इसलिए मैंने इसे तलवार की भावना में बदल दिया है। जब तुम अपनी तलवार पकड़ोगे तो और जान जाओगे, विका ने समझाया। मैंने तुम्हारी आत्मा में एक सील भी छोड़ी है जो कुछ हद तक आत्मा के हमलों का प्रतिरोध करेगी। जैसे ही तुम जड़ ऋषि अवस्था में पहुंचोगे, तुम्हें एक आत्मा तकनीक मिलेगी जो मैंने तुम में छुपाई है, उसने अनिच्छा के भाव के साथ जोड़ा। वो नहीं चाहती थी कि कबीर अभी जाए, लेकिन वो जानती थी कि उसे जाना होगा, नहीं तो उसे हजारों सालों तक दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जिस दुनिया में मैं जा रहा हूँ, वहाँ कितनी अवस्थाएं हैं? कबीर ने पूछा। 11 अवस्थाएं हैं। जड़ जागरण, जड़ पुष्प, जड़ आरोही, जड़ उस्ताद, जड़ महानायक, जड़ संत, जड़ ऋषि, जड़ मह ऋषि, जड़ पारगामी, जड़ आरोहण और अंत में आत्मा केंद्र निर्माण। इन 11 के बाद तुम्हें एक उच्च दुनिया में जाना होगा अपनी वृद्धि जारी रखने के लिए, विका ने समझाया। और तुम मेरी संग्रहित यिन ऊर्जा का उपयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम आत्मा केंद्र नहीं बना लेते। एक और सवाल, कबीर ने कहा। चूंकि मैं स्वर्णलोक में प्रवेश करते ही जड़ पुष्प अवस्था में पहुंच जाऊंगा, क्या मैं अपने समकक्षों में प्रतिभाशाली माना जा सकता हूं? हाँ, क्योंकि तुमने दैवीय युक्त यिन ऊर्जा का उपयोग करके अवस्था पार की है, तुम निस्संदेह एक बहुत शक्तिशाली जड़ पुष्प विशेषज्ञ बनोगे। शायद शुरुआती जड़ आरोही को भी दबा सकते हो, विका ने जवाब दिया। कबीर मुस्कुराया। मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे लगता है मैं किसी संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा जहां चुनने के लिए बहुत सारी सुंदरियां होंगी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। 6। विका ने उसे नाराज भरी निगाहों से देखा। इतना कहने के बाद तुम्हें वाकई किसी संप्रदाय में शामिल होना चाहिए। जिस राज्य में तुम जा रहे हो, वहाँ एक प्रसिद्ध संप्रदाय है जो रसायन विद्या में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है।
विका ने कहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो समझ गया कि उसका मिशन क्या है। मैं जानता हूँ प्रिय, मैं ब्रह्मांड का अब तक का सबसे अच्छा रसायनज्ञ बनूंगा, कबीर ने कहा। खुद पर भरोसा था। 1 साल के बाद उसने मीनार से विरासत में मिली विरासत के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। उसने सीखा था कि वहाँ कई मीनारें थीं। उसने पहले ही हरम मीनार खोल ली थी, लेकिन कुछ और भी थीं जो वो तब खोलेगा जब वो नश्वर दुनिया में प्रवेश करेगा। उनमें से कुछ मीनारें थीं रसायन मीनार, जो कबीर जानता था कि उसे बहुत लाभ पहुंचाएगी, और तलवार मीनार, जो तलवार साधना के लिए है। कुछ और मीनारें भी थीं, लेकिन अभी के लिए वो 3 पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था: हरम मीनार, रसायन मीनार और योद्धा मीनार। मैंने तुम्हारे शरीर में कुछ रून भी जोड़ दिए हैं, ताकि युगल साधना के बिना भी तुम सामान्य तरीके से साधना कर सको, विका ने जोड़ा। धन्यवाद मेरी प्रिय, तुम यहाँ आराम करो। मैं जाकर मजबूत बनूंगा ताकि एक दिन मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकूं, कबीर ने कहा, पलंग से उठते हुए। विका भी उठी, और जल्द ही वो स्नान में प्रवेश कर गए। कबीर ने उसे अपने घर को एक सामान्य इंसानी निवास की तरह बदलने के लिए कहा था। अब उसमें शॉवर, जकूज़ी और अन्य आधुनिक सुविधाएं थीं। स्नान करने के बाद विका ने उसे बहुत अच्छे कपड़े बनाए, पतलून के साथ एक बागे जैसी लंबी बाहों वाला कुर्ता। ये पुराना था, लेकिन छोटी ई न किसी तरह आधुनिक भी। उसमें चमड़े का बाजूबंद और चमड़े के अच्छे जूते थे। शानदार, कबीर ने अपनी बेहद आकर्षक शक्ल देखते हुए कहा। अच्छा, तुम सबसे अच्छे के हकदार हो पति, विका ने वश में होकर कहा। सच में, कबीर ने उसे वश में कर लिया था जो कभी वश में नहीं हो सकती थी। ये सुनकर मेरे मानक बढ़ गए। लगता है अब मेरे हरम में आने के लिए सिर्फ अच्छा दिखना काफ़ी नहीं होगा। जब तक वो देवी योग्य स्तर की न हो, उन्हें कभी ठप्पा नहीं मिलेगा, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। बेहतर होगा, नहीं तो मैं वहां आकर तुम्हारी खबर लूंगी, विका की मुस्कान खिल उठी। कबीर ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे करीब खींच लिया। मैं जानता हूं तुमने कहा था कि हमें मिलने में सालों लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम तुम्हारे सोचने से पहले ही मिलेंगे। इतना कहने के बाद मैंने जो किताबें सुझाई थीं, उन्हें पढ़ना और एक नश्वर की तरह करना। अगर तुम मेरी तरह आलसी नहीं हो, तो उन्हें ख़त्म करने में तुम्हें कुछ साल लगेंगे। तब तक मैं हमारे फिर से मिलने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, कबीर ने कहा, और विका एक बच्चे की तरह सिर हिलाती रही। उसने उसके होठों पर एक चुंबन रखा। अब मुझे मेरे रास्ते भेज दो। वहां बाहर और भी औरतें मेरे 9 इंच के ड्रैगन का इंतजार कर रही हैं, कबीर हंसा। विका हल्का सा मुस्कुराए और फिर अपनी उंगली उसके माथे पर रख दी। कबीर ने अपने शरीर में ऊर्जा को घूमते महसूस किया और फिर वो बेहोश हो गया। एक साधारण से कमरे में एक आदमी बिना आंच वाली कढ़ाई के पीछे बैठा था और साफ कारणों से बहुत खुश दिख रहा था। लगता था उसने कुछ असाधारण हासिल कर लिया था, लेकिन अगर कोई आना से देखता तो वो बता सकता था कि वो मर चुका था। हाँ, वो आदमी मर चुका था। इस आदमी का नाम जेम्स हॉगन था, लेकिन अब हम उसे जयदेव कहेंगे। वो अलकापुरी राज्य के प्रमुख शहरों में से एक, चंपक नगर में एक रसायनज्ञ था। चंपक नगर में जयदेव को बेशर्म रसायनज्ञ के नाम से जाना जाता था। वो प्रतिभाशाली था लेकिन बेहद बेशर्म। चाहे वो किसी भी स्थिति में फंस जाता, उसके पास हमेशा बाहर निकलने का रास्ता होता था। वो कई सालों से ऐसा ही था, जब तक आखिरकार उसकी शरारतें उसके पीछे नहीं पड़ गईं। कुछ दिनों में उसे कुछ रसायनज्ञों के साथ चुना जाना था ताकि जाकर देख सके कि क्या वो एक व्यापारी की बीम आरा बेटी को ठीक कर सकते हैं। जयदेव, जिसे शायद इसका संकेत मिल गया था, वो जो चाहता था उसे पाने के लिए उत्सुक था। व्यापारी ने वादा किया था कि जो भी उसकी बेटी को ठीक करेगा, उससे शादी करेगा। हालांकि कोई नहीं जानता था, जयदेव हमेशा की तरह चालाक इसे भांप गया था, और इस वजह से उसने उस घटना के लिए तैयारी शुरू कर दी। हालांकि अपनी जल्दबाजी और खुश करने की उत्सुकता में उसने खुद को बहुत अधिक थका लिया और उस यौनवर्धक गोली को बनाने से पहले ही मर गया जिसे उसने इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। कोई कह सकता था कि वो किसी की बेटी को और मांगने पर मजबूर करने की योजना बनाते हुए मरा। उसने उसे जोरदार तरीके से सुख देने की योजना बनाई थी। वो मरते समय खुश दिख रहा था, मतलब वो सफल हो गया था। कड़ाई के अंदर कोई गोली को शांति से पड़ी देख सकता था। अचानक कमरे के अंदर जगह फटी और एक सफ़ेद बैंगनी बालों वाला युवक बाहर गिरा। कबीर जमीन पर गिरा, जयदेव से बस कुछ मीटर की दूरी पर।
वो बेहोश हो गया। कुछ घंटे लगे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली, उस नए वातावरण को देखा जिसमें उसे फेंका गया था। अपनी दृष्टि को कुछ पलों के लिए समायोजित करने के बाद उसने आह भरी और फिर खड़ा हो गया। उसकी निगाह तुरंत जयदेव पर जम गई, और फिर बाढ़ की तरह उसने यादों का एक समूह अपने दिमाग में उमड़ते महसूस किया। जयदेव, हाँ, तो ये वो पृष्ठभूमि थी जो उसने मेरे लिए तैयार की थी, कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा। उसे जयदेव की यादें मिल गई थीं, जिसका मतलब था कि वो अब उस शहर और राज्य के बारे में बहुत कुछ जानता था जहां उसे भेजा गया था। लगता है उसने सच में सब कुछ योजनाबद्ध किया था। कबीर ने आह भरी जैसे वो जयदेव के करीब गया। हालांकि इससे पहले कि वो पास पहुंचता, उसके दिमाग में संदेश घंटी बजाने लगे। ये लो, उसने फिर से आह भरी, मरे हुए जयदेव के बगल में बैठ गया, जिसके चेहरे पर आखिरी पलों में भी मुस्कान थी। कबीर का ध्यान तुरंत उन संदेशों पर केंद्रित हो गया जो दिखाई दिए थे, मीनार द्वारा बड़े करीने से व्यवस्थित। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बधाई हो, नफरत की देवी को मुस्कुराने वाला अपना पहला कार्य पूरा करने के लिए इनाम प्राप्त हुए। आप अपने मीनार भंडारण तक पहुंचकर इनाम निकाल सकते हैं। भंडारण में वर्तमान वस्तुएं, आदि रसायन ग्रंथ, आदि उत्पत्ति तलवार कला, अनंत साधना कला। आप पहले ही आदि अराजक ड्रैगन विरासत प्राप्त कर चुके हैं और आदि अराजक ड्रैगन हरम प्रणाली खोल चुके हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बधाई हो, अपना दूसरा कार्य पूरा करने के लिए आपने 10,000 मीनार अंक प्राप्त किए हैं। ये अंक मीनार दुकान से वस्तुएं खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दुकान तब खुलेगी जब आप जड़ महानायक अवस्था में पहुंच जाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लगता है मैंने अपनी फिल्मों में जो लिखा था वो बहुत दूर की कौड़ी नहीं था, कबीर ने बुदबुदाया, फिर संदेशों पर वापस आ गया। उसने 3 कार्य पूरे कर लिए थे आखिरकार। बधाई हो, अपना तीसरा कार्य पूरा करने के लिए आपने 50,000 मीनार अंक और 2 अनोखे एसएसएस रैंक कौशल प्राप्त किए हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एसएसएस रैंक कौशल, ये तो गजब है। मैं सोच रहा हूँ ये क्या होंगे, कबीर ने सोचा। उन्हें तुरंत देखना चाहता था, लेकिन संदेशों के अगले सेट ने उसका ध्यान खींचा। उसने कौशलों को अभी के लिए अलग रखा और दूसरे संदेशों पर ध्यान केंद्रित किया। बधाई हो, अपने हरम में पहली सदस्य को जोड़ने के लिए आपने कुछ विशेषताएं और लाभ खोल लिए हैं। विशेषताएं, मानसिक संवाद, आप अपने हरम के सदस्यों से मानसिक रूप से संवाद कर सकते हैं। ये विशेषता आपके हरम सदस्यों तक भी विस्तारित है। वो आपसे और आपस में संवाद कर सकते हैं। प्रदान, आप अपने हरम सदस्यों को कौशल और तकनीकें प्रदान कर सकते हैं। आपके वर्तमान स्तर पर आप केवल एक कौशल प्रदान कर सकते हैं। जैसे जैसे आप स्तर बढ़ाएंगे आप और जोड़ पाएंगे। ग्रहण, हरम में सदस्य जोड़ने के बाद मिलने वाले यादृच्छिक कौशल के अलावा आप उनके कौशल पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं और 2 और कौशल ले सकते हैं। जैसे जैसे आप स्तर बढ़ाएंगे ये संख्या बढ़ेगी। नोट, जैसे जैसे आप रैंक में बढ़ेंगे और विशेषताएं जोड़ी जाएंगी। लाभ, जैसे जैसे आप अपने हरम में और सदस्य जोड़ेंगे आपकी आत्मा मजबूत होती जाएगी। ये लाभ आपके और आपके साथियों के बीच बने संबंध से उत्पन्न होता है। आपके हरम सदस्यों द्वारा साधना के दौरान अवशोषित की गई आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हिस्सा आपको भी मिलता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अच्छा, ये तो बढ़िया है, कबीर मुस्कुराया। क्या इसका मतलब ये है कि मेरी आत्मा की ताकत अब और मजबूत हो गई है क्योंकि विका मेरे हरम में है? उसे छोड़ो, मानसिक संवाद, क्या इसका मतलब मैं अब उससे बात कर सकता हूँ? ये कैसे काम करता है, मीनार? कबीर ने पूछा, उत्सुक था कि क्या वो अपनी देवी तक पहुँच सकता है। स्वामी देवी विका से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन लोक के अंतर के कारण संबंध केवल हर 100 दिन में 5 मिनट के लिए बना रह सकता है। हालांकि जैसे जैसे स्वामी ऊंचे लोकों में जाएंगे ये संबंध अधिक समय तक रहेगा। ये तो कमाल है, क्या मैं अभी उससे संपर्क कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो कैसे? कबीर ने फिर पूछा। हाँ, आपको पहले आपके बीच बने संबंध पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बस ध्यान केंद्रित करें और आप उसे महसूस करेंगे। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। लगभग तुरंत उसने उस संबंध को छू लिया जिससे उसकी मुस्कान खिल उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहीं नफरत और द्वेष के लोक में विका, जो अपने पलंग पर बैठी एक उपन्यास पढ़ रही थी, ने अचानक अपने पेट के नीचे से एक झटका महसूस किया। उसने नीचे देखा तो वहां एक मीनार का गोदना दिखा।
ई दिया। ये एक हैरान करने वाला दृश्य था, लेकिन इससे पहले कि वो सोच पाती कि क्या हो रहा है, एक आवाज़ उसके दिमाग में आई जिससे उसकी आंखें फैल गईं। लेस देन, मेरी प्रिय देवी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ग्रेटर दैन, कबीर, विका ने पुकारा। लेस दैन एक और केवल एक। कहा था ना, तुम्हें मिलने में देर नहीं लगेगी। ग्रेटर दैन, कबीर ने शेखी बघारी। ये कैसे संभव है? तुम नश्वर लोक में हो और मैं देवलोक में। ये संभव नहीं होना चाहिए। तुम मुझसे कैसे संपर्क कर रहे हो? विका ने पूछा। लेस देन, मेरे पास मीनार है। ग्रेटर दैन, कबीर ने जवाब दिया। लेस देन, वैसे हम केवल हर 100 दिन में 5 मिनट बात कर सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ जांच करना चाहता था कि ये काम करता है या नहीं, और ये करता है, इसलिए अगले 100 दिनों के लिए हम 5 मिनट बात कर सकते हैं। हमने 40 सेकंड पहले ही बिता लिए हैं, इसलिए मैं अब बंद कर रहा हूँ। और हे, मुझे एक मरे हुए रसायनज्ञ के पास भेजने के लिए धन्यवाद, बहुत रचनात्मक तरीका है। ग्रेटर दैन, कबीर ने मुस्कुराते हुए जोड़ा। तुम्हें एक पृष्ठभूमि चाहिए थी, इसलिए मैंने तुम्हें एक दे दी। एक मरे हुए रसायनज्ञ का अज्ञात शिष्य, ये एकदम सही पृष्ठभूमि है, विका ने मुस्कुराते हुए कहा। लेस देन, बाद में बात करूंगा, विका। अभी के लिए मुझे यहाँ बसना है और अपने मामले सुलझाने हैं। ये 5 मिनट बर्बाद नहीं किए जा सकते। अलविदा। ग्रेटर दैन, कबीर ने संबंध तोड़ दिया। विका के चेहरे पर मुस्कान छोड़ गया। कबीर ने उसे बहुत पहले नहीं छोड़ा था, लेकिन वो पहले से ही उसे याद करने लगी थी। कोई सोच सकता था कि जो लाखों सालों से जी रही है, उसके लिए किसी को याद करना आखिरी चीज होगी। लेकिन अच्छा, वो अब एक अलग इंसान थी, कबीर के कारण, जो उसकी बेजान आंखों में फिर से जान ले आया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर्णलोक में उस साधारण कमरे में वापस, कबीर संदेशों पर वापस आ गया। ज्यादातर इस बारे में थे कि आगे क्या करना है मीनारों को खोलने के लिए। जब वो उनके साथ हो गया, उसने एसएसएस रैंक के कौशलों तक पहुंच बनाई। कबीर ने अगली किताब उठाई, जिसका नाम था आदि रसायन ग्रंथ, और उसे वैसे ही खोला जैसे उसने साधना तकनीक वाली किताब खोली थी। हालांकि साधना तकनीक के विपरीत, जिसमें जटिल चित्र थे, ये किताब पाठ से भरी हुई थी। शीर्षक पढ़ा, रसायन विद्या की कला, गोली देवता केवल ऋषि द्वारा। कबीर ने पहले पन्ने से जोर से पढ़ा। उसने जल्दी से दूसरे पन्ने पर पलटा, जहां पाठ की और पंक्तियां दिखाई दीं। ये वह मैनुअल है जो ब्रह्मांड में अब तक चलने वाले पहले और एकमात्र गोली देवता ने छोड़ा है। इसके अंदर उनकी यात्रा का पूरा ज्ञान है, गोली नौसिखिए से गोली देवता तक। जो कोई भी इस मैनुअल के संपर्क में आता है, अगर वे योग्य हैं, तो वे एक ऐसा अस्तित्व बन जाएंगे जो एक बार फिर रसायन विद्या की दुनिया में क्रांति लाने में सक्षम है। शुभकामनाएं, और यह याद रखें, एक गोली गोली नहीं है अगर वह 100% शुद्ध नहीं है। ये सच में अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ यह महान व्यक्ति कैसा रहा होगा, कबीर ने कहा, धीरे से किताब को अपने माथे पर थपथपाया। साधना मैनुअल की तरह ये बिखर गया और उसके माथे में प्रवेश कर गया। यह क्या बकवास है? डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। कबीर ने अपना वाक्य भी पूरा नहीं किया था कि वह पीछे की ओर गिर गया और बेहोश हो गया। वह बेहोश होने के कुछ मिनट बाद एक लौ का गोदना उसके माथे पर कुछ सेकंड के लिए दिखाई दिया, फिर गायब हो गया। कुछ देर बाद एक बिजली का गोदना भी दिखाई दिया और कुछ सेकंड बाद गायब हो गया। वह वहां कई घंटों तक पड़ा रहा, जब तक कि आखिरकार पूरे एक दिन के बाद वह उठा। उसके सिर में उस परीक्षा से धड़कन हो रही थी जिसने उसे अभिभूत कर दिया था। पहली चीज जो उसने देखी, हालांकि वे संदेश थे जो उसकी आंखों के सामने मीनार से दिखाई दिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बधाई हो, आदि रसायन ग्रंथ सीखने के लिए आपकी रसायन श्रेणी खुल गई है। अब आप रसायन विद्या का अभ्यास कर सकते हैं। आपने संपूर्ण आदि रसायन ग्रंथ सीख लिया है। हालांकि रसायन विद्या में आपके नगण्य स्तर के कारण आपके पास केवल पहले रिकॉर्ड तक पहुंच है, गोली नौसिखिए आदि रसायन ग्रंथ। इसमें गोलियां बनाने के तरीके की मूल बातें और कुछ गोली व्यंजनों का ज्ञान है जिन्हें आप आजमा सकते हैं। साथ ही आपके पास आदि रसायन ग्रंथ में सबसे अच्छी गोली शोधन और लौ नियंत्रण तकनीकों तक पहुंच है। आपको एक अद्वितीय गोली लौ प्राप्त हुई है, 9 रंग की अराजक लौ। अभी इसकी ताकत पृथ्वी श्रेणी की गोली लौ के बराबर है और केवल नीली शून्य लौ खुली है। जैसे जैसे आप और रिकॉर्ड खोलेंगे, आपकी गोली लौ की श्रेणी भी बढ़ती जाएगी। अगले रिकॉर्ड के लिए योग्य होने के लिए आपको पहले 120 विभिन्न स्तर शून्य गोलियां 100% शुद्धता के साथ बनाने में सफल होना होगा।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये सब पचाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम मेरे पास अब काम करने के लिए कुछ है, कबीर ने कुछ देर बाद कहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका सिरदर्द कम हो गया था। सवाल अब यह है कि मैं सामग्री कहाँ से लाऊंगा। कबीर ने आह भरी। वह इस दुनिया में नया था, और हालांकि वह शेखी बघारना पसंद करेगा, जिस गुरु पर उसे गर्व होना चाहिए, वह दुर्भाग्य से काफ़ी गरीब था। वह ये जानता था क्योंकि उसके पास वर्तमान में अपने गुरु की यादें थीं। ओह, गुरु कंजूस हैं तो बिना वजह नहीं। उनके पास वास्तव में उनकी स्थानिक अंगूठी में कुछ सामग्री है। कबीर ने बुदबुदाया, अपने बाएं हाथ तक पहुंचकर अंगूठी को अपनी उंगली से उतार लिया। चूंकि उसके पास अपने गुरु की यादें थीं, वह जानता था कि उन तक कैसे पहुंचा जाए। बढ़िया, इसके साथ मेरे पास एक स्तर शून्य ऊर्जा संचय गोली बनाने का मौका है, कबीर ने कहा, एक अनुभवी रसायनज्ञ की तरह लग रहा था। इसने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया, इसलिए उसने मीनार से पूछा, मीनार, मैं ऐसा क्यों लग रहा हूं जैसे मैं कोई रसायन विद्या प्रतिभाशाली हूं? उद्धरण चिन्ह। स्वामी ने आदि रसायन ग्रंथ सीख लिया है और वर्तमान में पहले रिकॉर्ड तक पहुंच रखते हैं। इसका मतलब है कि अब आप रिकॉर्ड में निहित रसायन विद्या की सभी मूल बातें जानते हैं। केवल अभ्यास करना बाकी है। समझ गया। कबीर मुस्कुराया, फिर कड़ाई के पास गया और अंदर से स्तर 1 की 50% शुद्धता वाली गोली उठाई। एक यौन वर्धक गोली। हाँ, लगता है गुरु वास्तव में इस व्यापारी की अज्ञात बेटी के लिए तैयारी कर रहे थे। मुझे लगता है अब यह मेरे ऊपर है, लेकिन ये गोली बहुत दयनीय है। कबीर ने गोली को कुचलकर पाउडर बना दिया। उसने जयदेव के बेजान, मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और आह भरी। मैं तुम्हें बाद में दफनाऊंगा गुरु। अभी के लिए देखो तुम्हारा अज्ञात शिष्य कैसे गोलियां बनाता है। कबीर ने सामग्री का पहला बैच निकाला और अपने हाथ की एक फ्लिक के साथ एक नीली लौ दिखाई दी। मीनार, क्या तुम मुझे इस अद्वितीय लौ के बारे में और बता सकते हो? रिकॉर्ड में वह ज्ञान कम लगता है, कबीर ने पूछा। उसके पास अब 9 अलग अलग लपटें थीं, लेकिन उसके पास केवल एक नीली शून्य लौ तक पहुंच थी। अगर वह और रिकॉर्ड खोलता है तो बाकी भी खुल जाएंगे। बिल्कुल स्वामी, मीनार ने जवाब दिया। एक अद्वितीय लौ एक दुर्लभ, रहस्यमय आग है। ये केवल ब्रह्मांड में विशेष स्थानों पर पाई जाती है। इन लपटों में असाधारण गुण होते हैं और इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होता है। प्रत्येक अद्वितीय लौ के अपने गुण और ताकत होती है। कुछ ठीक कर सकती हैं, जबकि अन्य किसी भी चीज़ को जला सकती हैं, यहाँ तक कि धातु या पत्थर को भी। कबीर की आंखें फैल गईं। तो ये लौ शक्तिशाली है? हाँ स्वामी, यह नीली शून्य लौ है। यह एक लौ है जो अपनी शुद्धता और नियंत्रण के लिए जानी जाती है। रसायनज्ञ इसे संजोते हैं क्योंकि यह अधिक सटीकता के साथ गोलियों को परिष्कृत कर सकती है। ये स्थिर रूप से जलती है, जिससे आपको अपने मिश्रण में उच्च शुद्धता प्राप्त करने में मदद मिलती है। कबीर ने अपना हाथ बढ़ाया, नीली लौ को टिमटिमाते और नाचते देखा। तो ये लौ मुझे बेहतर गोलियां बनाने में मदद करेगी। सही, नीली शून्य लौ आपको बढ़त दिलाएगी। इससे आप गोलियां तेजी से और बेहतर गुणवत्ता के साथ बना सकते हैं। यह आपके स्तर के रसायनज्ञ के लिए सबसे अच्छी लपटों में से एक है। कबीर ने सिर हिलाया, आत्मविश्वास की एक लहर महसूस करते हुए। बिल्कुल सही, तो चलो ऊर्जा संचय गोली से शुरू करते हैं। उसने सामग्री इकट्ठी की और लौ पर ध्यान केंद्रित किया, उसे अपनी हथेली में नाचते देखा। ये किसी तरह पुरानी यादों जैसा लग रहा था, यह एहसास। कबीर ने सोचा, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने जल्दी से आदि रसायन ग्रंथ से प्राप्त ज्ञान का पालन किया और कढ़ाई को गर्म करना शुरू कर दिया। ये बहुत स्वाभाविक लगता है, जैसे मैं लौ को नियंत्रित करने के लिए ही पैदा हुआ था, कबीर ने कहा। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्क आना आ गई। कुछ देर बाद उसने लौ को कम किया। कढ़ाई काफ़ी गर्म थी, इसलिए उसने पहली सामग्री अंदर डाल दी। तो यह एहसास है, इतनी मोटी कढ़ाई के बावजूद मैं अंदर देख सकता हूँ, कबीर ने बुदबुदाया, जैसे उसने गोली की लौ को नियंत्रित किया और सामग्री से औषधीय सार को जलाना और निकालना शुरू किया। काफ़ी आसान है। कुछ मिनट बाद उसने दूसरी सामग्री डाल दी। फिर कुछ ही देर में तीसरी अंदर आ गई। कबीर बता सकता था कि जितनी अधिक सामग्री वह डालता गया, यह उतना ही कठिन महसूस होने लगा, लेकिन साथ ही वह कुछ चीज़ों को उतना ही अधिक समझने लगा। कबीर जानता था कि उसके पास वह सारा ज्ञान था जिसकी उसे ज़रूरत थी,
ये सिर्फ ये सुनिश्चित करने का मामला था कि उसकी मांसपेशियां उसके साथ रह सके जो उसका दिमाग समझता था। 5 मिनट बाद 12 सामग्रियों में से आखिरी जल गई और उनका सार पूरी तरह से निकाल लिया गया। एक संघनन तकनीक का उपयोग करके उसने गोली बनाना छोटे ऊरू कर दिया। अब समय है जब मैं अशुद्धियां जलाता हूं, कबीर ने कहा, जैसे उसने गोली को आकार देना जारी रखा, जाते समय किसी भी अशुद्धियों को हटाने पर ध्यान केंद्रित किया। मैं एक प्रतिभाशाली हूं, उसने मुस्कुराते हुए खुद की तारीफ की। स्वामी वास्तव में एक रसायन विद्या प्रतिभाशाली हैं, मीनार ने जवाब दिया, जिससे कबीर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे पता था कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा, मीनार। तुम प्रतिभा को पहचानते हो, कबीर ने शेखी बघारी। तभी कड़ाई से एक हल्की सी फूट की आवाज आए, उसके बाद काले धुएं का एक बादल निकला। उसने कड़ाई खोली और अंदर एक काली बेडौल गोली देखी। जल्दी से उसने उसे बाहर निकालकर जांच की। गोली खुरदरी और असमान थी, एक फीके रंग के साथ। इसकी ऊर्जा कमजोर, लगभग बेजान महसूस हुई। उसने आह भरी, सच्चाई का एहसास करते हुए। ये भयानक है, उसने बुदबुदाया, सिर हिलाते हुए। मुश्किल से इसमें कोई शक्ति है। मीनार का संदेश उसके सामने दिखाई दिया। आपने सफलतापूर्वक एक ऊर्जा संचय गोली बनाई है। श्रेणी स्तर 0, गुणवत्ता खराब, शुद्धता 12%। कबीर हंसा। अपनी पहली गोली को जलाने के बाद कबीर ने तुरंत दूसरा प्रयास शुरू नहीं किया। वह बैठ गया और उस गोली को कुछ और मिनटों तक परखता रहा, फिर उसे अपने अनौपचारिक गुरु से ली गई स्थानिक अंगूठी में रख दिया। फिर वह अपने बेशर्म गुरु के मृत शरीर की ओर मुड़ा। चलो, मैं तुम्हें दफना दूं, गुरु, कबीर ने कहा, दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ सेकंड बाद वह एक कपड़े के साथ लौटा और जयदेव को उसमें लपेट दिया। वह उसे बाहर ले गया और एक गड्ढा खोदा। धीरे से उसने जयदेव को गड्ढे में रखा और एक खाली अभिव्यक्ति के साथ उसके ऊपर खड़ा हो गया। वह मरे हुए को ऐसे ही देर तक नहीं छोड़ सकता था। उसने कुछ शब्द कहने की कोशिश की, लेकिन वह जो कुछ भी सोचता, अजीब लगता। वह वर्तमान में जयदेव की यादों पर निर्भर था, इसलिए यह अजीब लग रहा था। फिर भी उसने कुछ शब्द कहने का फैसला किया। मैं जानता हूं हम औपचारिक रूप से नहीं मिले हैं, लेकिन इस जीवन में तुम मेरे गुरु हो। इसलिए जान लो कि यह शिष्य तुम्हारा सपना पूरा करेगा। अगर व्यापारी की यह रहस्यमयी बेटी मरने लायक है, तो मैं यकीन दिलाऊंगा कि वह तुम्हें याद रखे जब मैं उसे सुख दूंगा। एक शिष्य के लिए अपने गुरु को गौरवान्वित करना स्वाभाविक ही है। इतना कहकर उसने उसे मिट्टी से ढक दिया और चला गया। हालांकि वह तुरंत घर वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह कुछ देर आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुंच गया। हालांकि वह एक विकृत रसायनज्ञ के रूप में मरा, गुरु ने अपना निवास स्थान चुनना तो अच्छा ही जाना था, कबीर ने अपने सामने के दृश्य की प्रशंसा करते हुए कहा। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, उनकी शाखाएं मुड़ी हुई थीं और पत्तियां एक सुखदायक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना रही थीं। हवा साफ और पोषक है, स्पष्ट रूप से यहाँ ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज नहीं है, कबीर ने आह भरते हुए कहा। धरती पर वापस केवल सांस लेना भी किसी को बीमार करने का उच्च जोखिम रखता था। वातावरण में छोड़े जा रहे सभी विषाक्त पदार्थों के कारण हवा जहरीली थी। लेकिन यहाँ अलग था। मुझे लगता है एक बार जब मैं काफ़ी मजबूत हो जाऊंगा तो मैं वापस जाकर कुछ लोगों को सीधा कर दूंगा और कुछ को मार भी दूंगा, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर शाम वहां बिताई और घर वापस लौट गया। जब वह घर वापस आया तो उसने तुरंत काम शुरू नहीं किया। इसके बजाय उसने खाली कढ़ाई का उपयोग करके लौ नियंत्रण का अभ्यास शुरू कर दिया। मीनार ने कहा था कि यह सब लौ नियंत्रण में है, इसलिए वह फिर से प्रयास करने से पहले उसमें महारत हासिल करना चाहता था। आखिरकार उसने सामग्री के 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा पहले ही बर्बाद कर दिया था, इसलिए फिलहाल परीक्षण और त्रुटि वहन करना उसके बस की बात नहीं थी। वह गरीब था। उसके गुरु ने अपना सारा पैसा एक यौनवर्धक गोली की विधि पर बर्बाद कर दिया था, इसलिए उसे पहले एक अच्छी शुद्धता की गोली बनानी होगी और फिर जब उसे चंपकनगर जाने का मौका मिले तो उसे बेचना होगा। वह ऐसा तब कर सकता था जब व्यापारी के सैनिक उसे उसके गुरु की जगह लेने आएं। चंपकनगर अलकापुरी राज्य के 9 शहरों में से एक था। ये सबसे मजबूत या सबसे बड़ा नहीं था, लेकिन यह महान वाणिज्य के लिए जाना जाता था। अगर उसके गुरु ने जो सुना था वह सच था, तो वह जल्द ही वहां जाएगा। उसके गुरु की यादों के अनुसार 40% शुद्धता वाली स्तर 0 की गोली 100 सोने के सिक्कों में बिक सकती थी, जो एक आत्मा पत्थर के बराबर थी।
कबीर जयदेव की यादों से जानता था कि शहर में अब तक दिखाई देने वाली सबसे ऊंची स्तर शून्य की गोली दिव्य महल संप्रदाय से 94% शुद्ध गोली थी। यह एक योद्धा और रसायन विद्या संप्रदाय था जो अपने कठोर प्रशिक्षण के कारण राज्य के कुछ सबसे अच्छे रसायनज्ञ रखने के लिए प्रसिद्ध था। इसमें प्रवेश पाना कठिन था, लेकिन कबीर जानता था कि अगर वह अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था, बहुत सारी सुंदरियां प्राप्त करना, तो वह वहीं जाना चाहेगा। लेकिन पहले उसे खुद को यह साबित करना था कि क्या उसमें एक अच्छी गोली बनाने की क्षमता है। एक गोली गोली नहीं है अगर वह 100% शुद्ध नहीं है, कबीर ने बुदबुदाया। मुझे लगता है मुझे इन रिकॉर्ड्स को साबित करना होगा कि मुझमें अगला गोली देवता बनने की क्षमता है, उसने घोषणा की। हो सकता है आप इस बार बहुत दूर की सोच रहे हों, स्वामी, लेकिन आत्मविश्वास के लिए अंगूठा ऊपर, मीनार ने कहा, जिससे कबीर उसे पीटना चाहता था। तुम किसके पक्ष में हो? कबीर ने कहा, आपके। बिल्कुल, स्वामी। लेकिन मैं बस चाहता हूं कि आप अभी के लिए अपने स्तर पर टिके रहें। मीनार इस बिंदु पर उसका मजाक उड़ा रहे बड़ी ही थी, लेकिन कबीर को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सामग्री का अगला सेट निकाला और फिर से गोली बनाने की कोशिश करने का फैसला किया। वह मीनार को साबित कर देगा कि उसमें क्षमता है। आखिरकार, गोली बनने के बाद वही उसे ग्रेड करेगा। कबीर ने अपनी सामग्री सावधानी से रखी, उसके हाथ काम करते समय स्थिर थे। इस बार, उसने प्रत्येक चरण पर अधिक ध्यान दिया, आदि रसायन रिकॉर्ड से अवशोषित ज्ञान को याद करते हुए। इस बार कोई गलती नहीं। उसने लौ नियंत्रण को समायोजित किया, इसे स्थिर और सुसंगत रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह बहुत जल्दी भड़के या मन न हो। हर सेकंड मायने रखता था। उसने कढ़ाई को धीरे धीरे गर्म किया, जिससे सामग्री सुचारू रूप से टूट सके। पिछली बार उसने इस चरण में जल्दबाजी की थी, जिससे कुछ सामग्री जल गई और मिश्रण बर्बाद हो गया। अब उसने अपना समय लिया, प्रत्येक जड़ी बूटी को अपना सार पूरी तरह से छोड़ने दिया। जैसे ही मिश्रण मिलना शुरू हुआ, उसने धीरे से हिलाया, संतुलन का ध्यान रखा। बहुत अधिक बल कढ़ाई के भीतर सामंजस्य को बिगाड़ सकता था। उसने अपना ध्यान तेज रखा, गोली के निर्माण में किसी भी अस्थिरता के संकेतों को देखता रहा। बीच में, उसने महसूस किया कि उसने कुछ सुधार कर लिए थे। उसका लौ नियंत्रण अधिक स्थिर था और उसने गर्मी को अधिक सटीकता से प्रबंधित किया। सार निष्कर्षण, शोधन और संघनन इस बार बहुत मजबूत थे। वह इस बार अशुद्धता हटाने को भी बहुत अच्छे से संभाल सका। धीरे धीरे कढ़ाई से एक हल्की सी सुगंध उठने लगी। गंध साफ और ताज़ा थी, शुद्धता का संकेत। कबीर मुस्कुराया, ये जानते हुए कि वह करीब था। उसने आखिरी बार लौ को समायोजित किया, धीरे से उसे कम किया। जैसे ही गोली ने आकार लिया, इसकी सतह चिकनी और बिना किसी दृश्य दोष के। आखिरकार 50 मिनट के निर्माण के बाद गोली स्थिर हो गई, एक हल्की चमक के साथ ठोस हो गई। कबीर ने इसे कढ़ाई से निकाला, बारीकी से जांच की। ये सही नहीं था, लेकिन ये बेहतर था, बहुत बेहतर। मीनार की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। बधाई हो, स्वामी, ये 75% शुद्ध गोली है। एक सराहनीय सुधार। कबीर मुस्कुराया, संतुष्टि की एक लहर महसूस करते हुए। उसने इस बार कर दिखाया था। गोली पर एक आखिरी नज़र डालते हुए, उसने इसे सावधानी से अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया। वह फिर से प्रक्रिया में वापस चला गया। वह इसे कुछ और सोने के सिक्कों में बेच सकेगा। लेकिन वह केवल पैसे से संतुष्ट नहीं था, किसी कारण से वह पैसे कमाने के लिए एक अशुद्ध गोली पर निर्भर रहने के विचार से नफरत करता था। उसने महसूस किया कि उसे बेहतर करने की जरूरत है, बहुत बहुत बेहतर। इसलिए उसने लौ नियंत्रण कला का अभ्यास करने में कई और घंटे बिताए, जब तक कि वह अंततः परिणाम से संतुष्ट नहीं हो गया। उसने एक नई गोली बनाना शुरू किया और इस बार 45 मिनट के बाद उसने एक अच्छा परिणाम प्राप्त किया। एक बहुत बेहतर परिणाम। ये एक हते हुए कि वह लंबे समय से रसायनज्ञ नहीं था। आपने सफलतापूर्वक एक ऊर्जा संचय गोली बनाई है। श्रेणी, स्तर 0, गुणवत्ता उत्कृष्ट, शुद्धता 91%। उसने केवल कुछ घंटे आराम किया, फिर अपने अगले कार्य को निपटाने का फैसला किया, तलवारबाज उपवर्ग को खोलना। हालांकि जो हुआ वह काफी चौंकाने वाला था। मानव महाद्वीप, ये इंसानों का महाद्वीप है। स्वर्णलोक में कई जातियां हैं और उनमें से एक है इंसान। उनके 4 शक्तिशाली राज्य हैं, जिनमें से अलकापुरी राज्य एक है, और चंपक नगर उसी राज्य का एक शहर है, जिस पर अलकापुरी परिवार का शासन है।
चंपकनगर, हालांकि अलकापुरी राज्य की राजधानी नहीं है, फिर भी यहाँ कुछ सबसे शक्तिशाली लोग और व्यवसाय हैं। यहाँ कई व्यापारी परिवार भी हैं, जिनमें से सिंधिया परिवार प्रमुख व्यापारी परिवारों में से एक है। उनके कई व्यवसाय और नीलामी घर हैं और वे आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं। वे वाणिज्य की दुनिया में फलते फूलते हैं। सूरज सिंधिया व्यापारी परिवार के मुखिया की कई पत्नियां हैं और सभी ने उन्हें संतान दी है। उनकी तीसरी पत्नी, शायद उनकी सबसे प्रिय, की एक इकलौती बेटी है, लावण्या सिंधिया। वह एक प्रतिभाशाली लड़की है जो केवल 19 वर्ष की आयु में जड़ उस्ताद अवस्था के चरम पर पहुंच गई। कई लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उससे प्यार करते हैं, लेकिन कई उससे ईर्ष्या भी करते हैं। शायद इसी वजह से वह पिछले 5 महीनों से बिस्तर पर पड़ी है और सिंधिया परिवार के वेतनभोगी चिकित्सकों ने कितनी भी कोशिश की, वे कभी समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गुरु शरद, क्या आप जानते हैं उसे क्या हुआ है? एक खूबसूरत महिला ने पूछा, जो लगभग 30 के दशक के अंत में लग रही थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। यह महिला चंदा सिंधिया थी, सूरज सिंधिया की तीसरी पत्नी और लावण्या सिंधिया की मां। उसने जिस आदमी से पूछा था वह परिवार में सबसे अच्छा रसायनज्ञ और चिकित्सक का था, लेकिन वह भी लावण्या को जो हुआ था उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। कोई संकेत नहीं थे, कोई लक्षण नहीं थे, निदान का सुझाव देने के लिए कुछ भी अजीब नहीं था। वह बस सो गई थी और कभी नहीं उठी। वह शांत दिख रही थी, जैसे आराम कर रही हो, अभी भी जीवित थी लेकिन पूरी तरह से यहाँ नहीं थी। मुझे क्षमा करें महोदया, लेकिन मेरी क्षमताओं की भी अपनी सीमाएं हैं, गुरु शरद ने कहा, जाने के लिए खड़ा हो गया। उसके पास कोई इलाज नहीं था। निदान के बिना वह एक तैयार करना भी शुरू नहीं कर सकता था। वह और कुछ नहीं कर सकता था। उसके जाने के बाद एक महिला जो लगभग 20 के दशक के अंत में थी, शायद एक नौकरानी, चंदा के पास आए, उसके कांपते हाथों को अपने हाथों में ले लिया। चंदा के आंसुओं ने उसका चेहरा भिगो दिया था। एकता, क्या तुम्हें लगता है वह कभी उठेगी? चंदा फुसफुसाए, उसकी आवाज़ टूट रही थी। एकता कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर धीरे से जवाब दिया, चलो बस थोड़ा और समय दें। उसका तापमान पिछले कुछ दिनों में बढ़ रहा है। हो सकता है यह एक संकेत हो। क्या होगा अगर यह नहीं है? चंदा की आवाज़ हताश थी। क्या होगा अगर कुछ भयानक हो जाए? मैं उसे खो नहीं सकती एकता। वह मेरी इकलौती बेटी है। वह सिसकी, उसके आंसू स्वतंत्र रूप से बह रहे थे। वह नहीं मरेगी मेरी प्रिय। एक गहरी आवाज़ ने अचानक कमरे को भर दिया, जैसे सूरज सिंधिया अंदर आया। एकता पीछे हट गई। जय से वह अपनी पत्नी के पास आया। मैंने पूरे राज्य में चिकित्सकों और रसायनज्ञों को खोजने के लिए लोग भेज दिए हैं, उसने धीरे से कहा। जो कोई भी हमारी बेटी की मदद कर सकता है, मैं एक उदार इनाम दूंगा, भले ही इसका मतलब उसका हाथ उस व्यक्ति को देना हो जो उसे बचाता है। मैं बस उसे जीवित चाहता हूँ। चंदा ने उसे देखा, दुविधा में। तुम ऐसा नहीं कर सकते सूरज। तुम जानते हो आशाना परिवार इसे स्वीकार नहीं करेगा। लावण्या की सगाई उनके दूसरे बेटे से होनी है। मैं उसे ठीक देखना चाहती हूँ, लेकिन हम उनके साथ दुश्मनी नहीं कर सकते। सूरज ने एक तेज सांस छोड़ी, ये दिखाते हुए कि उसे परिणामों की कितनी कम परवाह थी। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने दृढ़ता से कहा। सबसे अच्छे चिकित्सक और रसायनज्ञ रास्ते में हैं। वे 2 दिनों में आना शुरू कर देंगे। उसने उसका हाथ थामा, उसकी निगाहें तीव्र थीं। जब मैंने आशाना परिवार को लावण्या की हालत के बारे में सूचित किया तो उनका कोई जवाब नहीं था। एक शब्द भी नहीं। तो हमें उनकी भावनाओं की क्यों परवाह करनी चाहिए? अगर बात आती है तो मैं अपनी बेटी को एक पूर्ण जीवन देने के लिए युद्ध करने जाऊंगा। हालांकि वह अपने पतले शरीर के कारण ऐसा नहीं लग सकता था, सूरज सिंधिया वास्तव में जड़संत अवस्था के चरम पर एक शक्तिशाली साधक था। वह भाले में काफी कुशल था, इसलिए अगर बात आती तो वह लड़ने में संकोच नहीं करेगा। आखिरकार उसके पास अपने वेतन और नियंत्रण में कुछ बेहतरीन साधक थे। चंदा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सूरज की आंखों में दृढ़ निगाह देखकर उसने अपने आप को रोक लिया, उसे अपने तरीके से अपना गुस्सा निकालने दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जंगल पहाड़ी पर वापस उस साधारण घर के अंदर जहां गुरु जयदेव हुआ करते थे। कबीर, जो पिछले 4 दिनों से अपनी तलवार मन तकनीक का अभ्यास कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी चांदी बैंगनी निगाहों में सुनहरी ऊर्जा की एक चमक दिखाई दी।
मैंने कुछ प्रगति की है, लेकिन तलवार विशेषज्ञ अवस्था में कदम रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। कबीर ने बुदबुदाया। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, एक संदेश दिखाई दिया। बधाई हो स्वामी, तलवार के प्रति आपकी समझ मजबूत होती जा रही है। वर्तमान प्रगति 65%। उसने 4 पूरे दिनों के अभ्यास के बाद केवल 20% प्रगति हासिल की थी। तलवार मन तकनीक के लिए उसे अपने मन को तलवार की भावना से जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी, जो उन तलवार युद्धों के निरंतर दर्शन के माध्यम से प्राप्त हुआ जो वह अभ्यास के दौरान अनुभव करता था। तलवार सीखने का यह एक अजीब तरीका था, लेकिन किसी तरह कबीर इसे प्यार करता था। अब वह तलवार युद्धों के दर्शन से आगे बढ़ गया था, जो वास्तव में तलवार की भावना थी जिसे दर्शन में पेश किया जा रहा था, ताकि वह अपने मन में पहली बार तलवार का अभ्यास करते हुए देख सके। जैसे ही उसका मन तलवार में प्रवेश करता है, उसकी चेतना उस तकनीक में छिपी शिक्षाओं के आधार पर अभ्यास करना शुरू कर देती है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। कबीर पूरी तरह से नहीं समझता कि कैसे, लेकिन किसी तरह वह अपने मन में तलवार की चालें देखता है, जिसे उसे केवल दोहराना होता है। जटिल, हाँ, अजीब, निश्चित रूप से, लेकिन क्या यह प्रभावी है? 100%। हालांकि उसने अभी तक तलवार नहीं पकड़ी है, वह बता सकता है कि उसकी महारत पहले से ही बहुत ऊंची है, और वह इसका अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होगा, भले ही वह कैसे भी अभ्यास कर रहा हो। उसने मीनार से ये भी पूछा कि उसके लिए उन दर्शन और तलवार की चालों को देखना कैसे संभव था, लेकिन इसने केवल इतना कहा कि सब कुछ तलवार मीनार और उसकी विरासत से जुड़ा हुआ है, और वह भविष्य में इसके बारे में और जानेंगे जब वह मीनार खोलेगा। हो, मेरे पास कुछ आगंतुक हैं, कबीर ने अचानक कहा, खड़ा हो गया। 5 किलोमीटर दूर एक रथ में सवार 5 सैनिक उसके छोटे से घर की ओर बढ़ रहे थे। उसका गुरु उसके लिए छोड़ गया था आखिरकार। हो, मीनार, मैं इतनी दूर कैसे देख पाया, भले ही मैं सीधे उन्हें नहीं देख रहा था? कबीर ने पूछा, हैरान। अभी अभी उसने एक गड़बड़ी महसूस की थी, और अजीब तरह से वह उन्हें देख सकता था जैसे वह उनके सामने हो। इसे दैवीय इंद्रिय कहा जाता है, जो आपने जड़ पुष्प अवस्था में पहुंचने पर जागृत की थी। हालांकि आपके मजबूत मन और आत्मा के कारण आप औसत जड़ पुष्प अवस्था विशेषज्ञ से 10 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। कमाल है। कबीर मुस्कुराया, अपनी इंद्रियों का उपयोग करके सैनिकों पर नजर रखता रहा, जैसे वे उसके घर के पास आ रहे थे। वह उनकी साधना की नींव बता सकता था, हालांकि मीनार ने उसे पहले ही सूचित कर दिया था कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उसकी मदद कर सकता है। फिर भी वह परीक्षण करना चाहता था कि क्या उसमें दूसरों की साधना की गहराई को समझने की क्षमता है। कुछ मिनट बाद वे आए और दरवाजे पर दस्तक दी। गुरु जयदेव, आपको बुलावा आया है। कबीर दरवाजे तक गया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे खोला। सज्जनों, मेरे घर में आपका स्वागत है, उसने कहा, एक मजबूत हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सैनिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, हाथ मिलाने की जहमत तक नहीं उठाई। तुम कौन हो? उसने पूछा। बेशक, कबीर ने हाथ न मिलाने का बुरा नहीं माना। मैं कबीर हूँ, दिवंगत गुरु जयदेव का इकलौता शिष्य, कबीर ने जवाब दिया, ये छिपाने की जहमत तक नहीं उठाई कि जयदेव का असामयिक निधन हो गया था। वह आसानी से कह सकता था कि उसका गुरु आसपास नहीं था, लेकिन फिर उसकी कब्र बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर थी, इसलिए झूठ बोलना भी कोई विकल्प नहीं था। तो फिर आपका समय बर्बाद करने के लिए क्षमा करें। आपका दिन शुभ हो, सैनिक ने कहा, जाने के लिए मुड़ गया। क्या मैं कम से कम जान सकता हूं कि आप मेरे गुरु की तलाश क्यों कर रहे थे? कबीर ने पूछा। वह पहले से ही जानता था, जैसे उसका गुरु जानता था कि वे वहां क्यों थे। उसके पास उसकी यादें थीं। आखिरकार सिंधिया व्यापारी परिवार के मुखिया को उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि वह अब नहीं रहे, आपको और परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सैनिक ने कहा। ओह, मैं अपने गुरु के लिए काम करने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। आखिरकार उन्होंने मुझे वह सब कुछ सिखाया जो वे जानते थे, इसलिए ये केवल तर्कसंगत होगा अगर मैं उनके लिए काम करूं, कबीर ने कहा। सैनिक झिझका, कबीर को देख रहा था। वह एक पल के लिए अनिश्चित लग रहा था, लेकिन फिर सिर हिलाया। ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो हम आपको सिंधिया परिवार के पास ले जा सकते हैं। मुखिया को एक जरूरी मामले में सहायता की आवश्यकता है। उनके गुरु ने कहा था कि उन्हें खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, इसलिए वे खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो फिर मुझे अपने मामले सुझाने के लिए कुछ मिनट दे ताकि हम जा सकें, कबीर ने कहा, फिर वापस अंदर चला गया।
वह कड़ाई के सामने खड़ा हुआ और धीरे से उसे स्थानिक अंगूठी के अंदर रख दिया। वह दूसरे कमरे की ओर बढ़ा और एक तलवार निकाली जो उसके गुरु ने अपने लकड़ी के बिस्तर के नीचे छिपाई थी। यह उस तलवार से थोड़ी बेहतर थी जिसका उपयोग वह प्रशिक्षण के लिए कर रहा था। बेशक ये थी। आखिरकार जयदेव ने इसे 70 सोने के सिक्कों में खरीदा था। यह उनकी सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक थी। अपनी जरूरत की सभी मूल्यवान चीजें इकट्ठा करने के बाद कबीर घर से निकला और उस रथ की ओर बढ़ा जहां 5 सैनिक उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम अब जा सकते हैं, कबीर ने कहा। रथ में चढ़ गया। सैनिकों ने सिर हिलाया और चंपक नगर की ओर वापस बढ़ने लगे। कबीर रथ में विशेष रूप से सहज नहीं था, इसलिए अपनी यात्रा के आधे रास्ते में वह बाहर निकल गया और रथ के खुले क्षेत्र में सवारी करने लगा। वह बाहर का अधिक देखना चाहता था। तो सिंधिया व्यापारी परिवार कैसा है? कबीर ने अचानक पूछा। मुझे गलत मत समझिए, मैं बस जानना चाहता था ताकि मैं एक अच्छा प्रभाव डाल सकूं। मैं इतने प्रभावशाली लोगों के आसपास पहले कभी नहीं रहा आज तक। सैनिक 1 मिनट के लिए झिझके, फिर उनमें से एक बोला, अच्छा, चंपक नगर में 13 व्यापारी परिवार हैं और सिंधिया शीर्ष 5 में से एक है। वे अत्यधिक प्रभावशाली हैं। समझ गया। मुझे लगता है मैं अपने गुरु की विरासत का सम्मान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, कबीर ने कहा। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा जैसे वे कुछ पूछना चाहते हों लेकिन झिझक रहे थे। कबीर ने उनके भाव पढ़े और तुरंत जान गया कि वे क्या पूछना चाहते थे। चिंता मत करो, हालांकि मुझे गुरु जयदेव ने प्रशिक्षित किया था, मैं उतना बेशर्म नहीं हूं, कबीर मुस्कुराया। अच्छा, शायद थोड़ा बेशर्म हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं सिंधिया परिवार के लिए परेशानी नहीं बनूंगा, उसने जोड़ा, जिससे सैन छोटी ईका थोड़ा मुस्कुराए। वैसे मुझे लगता है कि मेरे गुरु अकेले नहीं थे जिन्हें बुलाया गया था। कबीर ने पूछा। हाँ, दूसरे लोग दूसरे शहरों में गए हैं ये देखने के लिए कि क्या वे कुछ और रसायनज्ञों को ला सकते हैं, एक सैनिक ने जवाब दिया। हो, यह मुझे आश्चर्यचकित करता है कि उन्हें इतने सारे रसायनज्ञों की क्या आवश्यकता है, कबीर ने बुदबुदाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि सैनिकों ने सुना कि उसने क्या कहा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसने उनका ध्यान खींच लिया है, कबीर उनकी ओर मुड़ा और पूछा, आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि हैं इतने सारे रसायनज्ञों की आवश्यकता क्यों है ना? सैनिकों ने कुछ नहीं कहा, जिससे कबीर थोड़ा मुस्कुराया। उसने जोड़ा, चलो दोस्तों, मुझे थोड़ा बता देना कोई नुकसान नहीं करेगा, है ना? उसने उनके भावों का अध्ययन किया और बता सकता था कि वे जानते थे कि क्या हो रहा था, वे बस कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। अचानक उनमें से एक, जिसका नाम सतीश था, बोला, सूरज सिंधिया की एक बेटी बीमार है, लेकिन कोई चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पाया है, इसलिए वे उम्मीद कर रहे थे कि एक नया दृष्टिकोण काफ़ी मदद कर सकता है। सैनिकों ने सतीश को डांटने की कोशिश की, लेकिन कबीर के चेहरे पर विचारशील भाव देखकर उन्होंने अपने आप को रोक लिया। कुछ पलों के बाद कबीर बोला, मुझे बताने के लिए धन्यवाद, और भले ही मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं उसे ठीक कर पाऊंगा, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर किसी चमत्कार से मैं उसे ठीक करने में कामयाब हो गया तो मैं निश्चित रूप से इनाम आप लोगों के साथ साझा करूंगा, कबीर ने जोड़, जिससे सैनिक मुस्कुराए। कबीर ने एक पल सोचा, फिर पूछा, क्या आप जानते हैं कि उसे किस तरह के लक्षण हैं, या ये किस तरह की बीमारी हो सकती है? सैनिकों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। चलो, आपने इसके बारे में कुछ तो सुना होगा, कबीर ने जोर दिया। मैं बिना किसी अंदाजे के मदद नहीं कर सकता कि मैं किससे निपट रहा हूं। एक सैनिक ने सिर हिलाया। हम ज्यादा नहीं जानते, हमें केवल इतना बताया गया था कि वह बहुत बीमार है, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि उसे क्या हुआ है। कबीर ने भौहें चढ़ाईं, फिर सिर हिलाया। समझ गया, मुझे लगता है मुझे खुद ही इसका पता लगाना होगा। उसने एक पल सोचा, क्या किसी ने उस पर रासायनिक उपचार आजमाए हैं? नहीं, हमारी जानकारी में नहीं, एक और सैनिक ने जवाब दिया। उन्होंने केवल चिकित्सकों के असफल होने के बाद रसायनज्ञों के लिए भेजा था। कबीर ने फिर सिर हिलाया, गहरे विचार में। ठीक है, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन एक आखिरी बात, वह कितने समय से बीमार है? अब कुछ महीने हो गए हैं, सतीश ने जवाब दिया। जब से वह पहली बार बीमार हुई, तब से वे एक समाधान की तलाश कर रहे हैं। कबीर ने धीरे से सांस छोड़ी। यह एक लंबा समय है।
फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मीनार के साथ बात करना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद वे एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे जो दर्जनों सैनिकों द्वारा संरक्षित था। किलोमीटर दूर से भी कबीर द्वार के अंदर और बाहर सैकड़ों गतिविधियां देख सकता था। यह ऊंचा और मजबूत खड़ा था। स्पष्ट रूप से इस शहर में बहुत कुछ लगाया गया था। वैसे मैं पूछना चाहता था, इस शहर के शासक कौन हैं? यहाँ तक कि उसका गुरु भी नहीं जानता था, क्योंकि वह शायद ही शहर के मामलों में शामिल होता था। आशाना कुलीन परिवार, सतीश ने जवाब दिया। कुछ देर बाद वे शहर में प्रवेश कर गए, जो आसान और सरल था, ये देखते हुए कि वे सिंधिया व्यापारी परिवार से थे। उनकी वर्दी ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि उन्हें किसी पर छोटी इचय की आवश्यकता नहीं थी। 1.5 घंटे तक शहर और एक खाली सड़क से गुजरने के बाद वे एक विशाल हवेली के सामने पहुंचे, या यूं कहें कि बड़े घरों का एक संग्रह जो एक हवेली बनाते थे। ये जगह सुंदर है, कबीर ने बुदबुदाया, पॉलिश की गई दीवारों, ऊंची इमारतों को देखते हुए। और अच्छा, पूरी जगह विलासिता का उत्सर्जन कर रही थी। लगता है हम आने वाले अंतिम व्यक्ति हैं, सतीश ने कहा, दर्जनों रथों को पहले से ही पार्क किए हुए देखते हुए। कबीर नीचे उतरा और फिर वे घर के अंदर जाने लगे। कुछ मिनट बाद वे एक बड़ी इमारत के प्रवेश द्वार पर थे, जहां दर्जनों व्यक्तियों को बैठे देखा जा सकता था। कुछ आपस में बात कर रहे थे, जबकि अन्य अपने काम में व्यस्त थे। किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी कि ये लोग रसायनज्ञ थे। आखिरकार उन सभी के पास वह अहंकारी आभा थी जो चिल्ला रही थी कि वे बाकी सभी से बेहतर हैं। आप इसे उनके चेहरे पर भी देख सकते थे। जैसे ही कबीर अंदर आया, पूरी जगह शांत हो गई। उसने उनके अहंकारी चेहरों को स्कैन किया, फिर सिर हिलाया और बैठने चला गया। हालांकि जैसे ही वह बैठने वाला था, एक अहंकारी आवाज बोली, ये बच्चा कौन है और रसायनज्ञों की सभा में उसका क्या काम? कबीर ने उस अहंकारी टिप्पणी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस बैठ गया, अपनी मेज पर चायदानी से अपने लिए एक कप चाय डाली और भून भून करने लगा। काफी शांत दिख रहा था, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कुछ लोग चारों ओर भड़क रहे थे। स्वाभाविक रूप से वह ऐसा नहीं था, लेकिन नफरत और द्वेष की देवी के साथ एक पूरा साल बिताने के बाद उसने वह अहंकारी आभा ले ली थी और एक अहंकारी व्यक्तित्व विकसित कर लिया था। सामान्य परिस्थितियों में वह कम से कम उस आदमी को जवाब देता और उस पर एक नज़र डालता, लेकिन कबीर ने उसे वह संतुष्टि देने की जहमत भी न ही उठाए। इससे उस आदमी का खून खौल गया। अचानक कबीर ने अपने पर एक आभा लॉक होती महसूस की। दबाव से उसने महसूस किया कि वह व्यक्ति एक चरम जड़ उस्ताद था, उसे 2 अवस्थाएं ऊपर। लेकिन जैसे ही आभा का भार उस पर पड़ने लगा, वह गायब हो गया। कबीर ने उस व्यक्ति की ओर मुड़कर, जिसने अभी अभी अपनी आभा से उसे डराने की कोशिश की थी, जोर से नाक से सांस छोड़ी। उस आदमी के चेहरे पर हैरानी का भाव बहुत कुछ कह रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी जड़ उस्ताद आभा का इतना कम प्रभाव होगा। आपको खुद का सम्मान करना चाहिए, बूढ़े आदमी, कबीर ने शांति से कहा। उसका लहजा कोमल था, फिर भी उसके शब्द चुभ रहे थे। हर कोई ये पसंद नहीं करता कि कोई गंदी आभा उन्हें परखने की कोशिश करे। उस बूढ़े आदमी का चेहरा हरा हो गया, उसने उसकी आभा को गंदा सुना। यह एक बड़ा अपमान था। वैसे मैं दिवंगत गुरु जयदेव का इकलौता शिष्य हूँ, कबीर ने जोड़ा। क्या तुम उस बेशर्म रसायनज्ञ के शिष्य हो जो पहाड़ों में रहता था? एक और व्यक्ति बोला। ये गुरु युवान था, एक सम्मानित रसायनज्ञ, लेकिन उसके शब्द कबीर को अच्छे नहीं लगे। मेरे दिवंगत गुरु का पूरे सम्मान के साथ उल्लेख करना बुद्धिमानी होगी, कबीर ने कहा। उसकी निगाहें ठंडी थीं, जैसे उसने गुरु युवान की ओर देखा। सिर्फ इसलिए कि उनकी कमियां थीं, इसका मतलब यह नहीं कि वह बेशर्म थे। 6 गुरु युवान ने जीभ से आवाज निकाली। मुझे लगता है हम सभी जानते हैं कि उस नालायक को वही मिला जिसका वह हकदार था। मैं केवल यह उम्मीद करता हूं कि वह चिल्लाते हुए मरा। वह रसायनज्ञ जिसने पहले कबीर को डराने की कोशिश की थी, उसने कहा। उसका चेहरा घृणा से विकृत था। अच्छी बात यह है कि वह मर चुका है, और ऐसा लगता है कि उसकी विरासत काफी अहंकारी है। स्पष्ट रूप से जैसा पेड़ वैसा फल, एक और रसायनज्ञ ने कहा, जिसका नाम गुरुदान था। उसके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव था। लगभग सभी के चेहरे पर वही भाव था। स्पष्ट रूप से वे सभी दिवंगत जयदेव से नफरत करते थे। कबीर, जिसके पास उसकी यादें थीं, जानता था कि नफरत उनकी ओर से केवल उदारता थी। उसका दिवंगत गुरु एक बेलगाम इंसान था। उसने उनमें से हर एक को इस हद तक ठगा था कि शहर में रहने के बजाय
वह पहाड़ों पर भाग गया और कई वर्षों तक वहीं रहा। कबीर उसका बचाव करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से वे इतने नाराज हो जाते कि वे उसे मारने में भी संकोच नहीं करते। आखिरकार उसके गुरु की विरासत अब उसमें जीवित थी। मैं देख सकता हूं कि आप सभी मेरे गुरु से नफरत करते थे, जो सामान्य है, ये देखते हुए कि वह आप सभी से बेहतर थे। इतना कहने के बाद मैं उनका कर्ज चुकाने की योजना बना रहा हूं, इसलिए सिंधिया परिवार की मदद करने के बाद मैं आप सभी के पास आऊंगा और जो कुछ उन्होंने आपको दिया था वह वापस करूंगा, कबीर ने साहपूर्वक कहा। हा हा हा, वास्तव में जैसा पेड़ वैसा फल। ये सोचने के लिए कि एक नामहीन रसायनज्ञ का शिष्य सोचता है कि उसके पास एक पूरे व्यापारी परिवार की मदद करने का मौका है। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा यह आत्मविश्वास कहां से आ रहा है। कबीर मुस्कुराया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वह फिर बोला, तुम सोचते हो मैं बिल्कुल उनके जैसा हूं, है न? हो सकता है तुम सही हो सकता है मैं भी उतना ही अहंकारी हूं, लेकिन कम से कम मेरे पास इसे साबित करने का बड़ी ही शक्ति है। उनके विपरीत मैं भागता नहीं हूं। मैं आप सभी का सामना करूंगा और मैं जीतूंगा। तुम सभी मुझे रोकने के लिए बहुत कमजोर हो। कबीर रुका, फिर कुछ सेकंड बाद जारी रहा, तो हंसते रहो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब मैं शीर्ष पर खड़ा होऊंगा और तुम सभी भूल जाओगे। इस पर इकट्ठा हुए सभी 15 रसायनियों के चेहरे गुस्से से विकृत हो गए, फटने के लिए तैयार। कबीर, हालांकि, बस एक शालीन मुस्कान के साथ शांति से अपनी चाय पीता रहा। मीनार ने पहले ही उसे उनका डेटा दे दिया था। वह जो जानता था उसके अनुसार उनमें से सबसे अच्छा गुरु युवान था, जो 80% शुद्ध स्तर 1 की गोली बना सकता था। बाकी 45% और 75% के बीच कहीं थे। मीनार के अनुसार उनमें से किसी के पास लड़ाई में उसे टक्कर लेने की ताकत नहीं थी, जब तक निश्चित रूप से उन्होंने एक अलग तरह की लड़ाई नहीं चुनी। लेकिन अगर यह स्तर 0 की गोली बनाने की बात आती, तो भी वह उन्हें धूल चटा देता। आखिरकार उसकी शुद्धता का स्तर लगभग 90% था, जिस पर उनमें से कोई भी दावा नहीं कर सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सभी का स्वागत है मेरे सिंधिया परिवार में। जैसे ही उनका गुस्सा फटने वाला था, सूरज सिंधिया कमरे में आया, तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। स्पॉटलाइट कबीर से हटकर उन पर आ गई। मैं जानता हूं कि आप सभी दूर दूर से आए हैं, इसलिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरी बेटी लावण्या को एक समस्या है। आप में से कुछ उसे जानते होंगे, वह इस राज्य में उभरते सितारों में से एक है, जो पहले ही दिव्य महल संप्रदाय में एक आंतरिक शिष्या बन चुकी है और उसके पास प्लेटिनम श्रेणी की आत्मा जड़ है। हालांकि 5 महीने पहले जब वह घर आई थी तो वह सो गई और कभी नहीं उठी। हमने सबसे अच्छे चिकित्सकों को उसकी जांच करने के लिए रखा था, लेकिन कोई भी समस्या का निदान नहीं कर सका। हमने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसलिए मैंने आप सभी को इस उम्मीद में बुलाया है कि आप में से कोई मदद कर सकता है, और अगर आप करते हैं तो निश्चिंत रहें, आपको उदारता से पुरस्कृत किया जाएगा। रसायनियों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कई चीजों के बारे में सोच रहे हों। अंत में गुरु युवान ने उनकी ओर से बोलने का फैसला किया। डरो मत प्रभु सिंधिया, हम यहाँ के कुछ सबसे अच्छे स्वतंत्र रसायनज्ञ हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्यारी बेटी ठीक हो जाए। धन्यवाद गुरु युवान। सूरज सिंधिया कुछ और कहने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वह कह पाते, गुरु युवान ने जारी रखा। प्रभु सिंधिया, अगर पूछना बहुत ज्यादा नहीं है तो क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं कि उसे सोए हुए कितना समय हो गया है? पिछले सप्ताह तक 5 महीने, उन्होंने जवाब दिया। रसायनियों ने भौहें चढ़ाईं, उनके भाव बदल गए। वे सामान्य बीमारियों पर विचार कर रहे थे, लेकिन ये सुनने के बाद उन सभी ने उस विचार का अलग रख दिया, फिर से गहरे विचार में डूब गए। 6 अचानक कबीर हंसा, सबका ध्यान आकर्षित किया। तुम लोग उसे ठीक नहीं कर पाओगे। तुम्हारे चेहरों के भाव यही कह रहे हैं। और तुम कर पाओगे? गुरुदान ने पूछा, स्पष्ट रूप से कबीर की टिप्पणी से नाराज होकर। बिल्कुल, मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, जिन्होंने तुरंत मान लिया कि उसे नींद का पक्षाघात है, कबीर ने जवाब दिया। उसके शब्दों ने उनके भावों को और भी गहरा कर दिया। इतना कहने के बाद मैं स्पॉटलाइट नहीं चुराऊंगा। मैं तुम मूर्खों को उसका निदान करने का नाटक करने दूंगा। आखिरकार अगर वह 10 साल भी सोती रहे तो कुछ नहीं होगा।
वास्तव में उसके सिस्टम में चल रहा जहर उसे अगले 100 वर्षों तक नहीं मारेगा, अगर उसका जीवनकाल इतना लंबा रहा, कबीर ने शांति से कहा। क्या? सूरज सिंधिया चिल्लाया। तुमने अभी क्या कहा? वह कबीर की ओर बढ़ा, जो सूरज की दबंग उपस्थिति के बावजूद अपने हाथ में चाय का कप लिए शांति से बैठा रहा। नाटकीय होने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु सिंधिया। कबीर ने धीरे धीरे अपनी चाय का एक घूंट लिया, उस पल का आनंद लिया, फिर जारी रखा। आपकी बेटी को काले सर्प के सपने नामक जहर दिया गया है, एक दुर्लभ विष जो अपने शिकार को गहरी सपनों के बिना नींद में रखने के लिए बनाया गया है। ये सूक्ष्म और शक्तिशाली है, जिसे सामान्य निदान विधियों से बचने के लिए तैयार किया गया है। केवल एक रसायनज्ञ जिसके पास कौशल और ज्ञान सामान्य से अधिक है, ऐसा कर सकता था। कमरा शांत हो गया। कबीर ने अपने मन में मुस्कुराते हुए कहा, जब उनके पास मीनार हो तो करीब से निदान की क्या आवश्यकता है। कमरा शांत हो गया। हर रसायनज्ञ के चेहरे पर अब सदमे और निराशा का मिश्रण था। सूरज सिंधिया का चेहरा और भी गंभीर हो गया, जैसे उसने कबीर की आंखों में देखा। क्या तुम्हें यकीन है? उसने मांग की, उसकी आवाज में हताशा और गुस्सा दोनों थे। कबीर ने उसकी निगाहों का सामना किया, बिना विचलित हुए। बिल्कुल, और मैं स्पष्ट कर दूं, प्रभु सिंधिया, इनमें से कोई भी तथाकथित विशेषज्ञ कभी भी इसका पता नहीं लगा पाता। काला सर्प का सपना अत्यंत दुर्लभ है, लगभग भुला दिया गया है। मैं 1000 सोने के सिक्कों की शर्त लगा सकता हूं कि आज से पहले उनमें से किसी ने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। उसने कमरे के चारों ओर देखा, अपने शब्दों को उन पर हावी होने दिया। वह स्पष्ट रूप से उस पल का आनंद ले रहा था। इसलिए आप उन्हें अपने सभी पुराने तरीकों को आजमाने दे सकते हैं, या आप मुझे ये संभालने दे सकते हैं। मैं यहाँ अकेला हूँ जिसके पास मार्ग बनाने का ज्ञान और कौशल है। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को ठीक करवाना चाहते हैं, तो आपको पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करना होगा। रसायनज्ञ गुस्से से भड़क उठे, लेकिन किसी ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। कबीर के शब्दों में एक आत्मविश्वास था जिसने उन्हें बेचैन कर दिया, और सूरज सिंधिया को जल्दी से फैसला करना था। सूरज सिंधिया ने कबीर को घूरा, उसके चेहरे पर उम्मीद और सावधानी का मिश्रण था। तुम कह रहे हो कि तुम उसे ठीक कर सकते हो? सूरज ने पूछा, उसकी आवाज़ बस एक फुसफुसाहट से ऊपर थी। कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, मैं मार्ग बना सकता हूँ, लेकिन यह आसान नहीं है। काला सर्प के सपने के लिए एक विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, जिसे सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए और कई दिनों में दिया जाना चाहिए। अन्य रसायनज्ञों ने बेचैन निगाहों का आदान प्रदान किया। उन्हें ये स्वीकार करने से नफरत थी, लेकिन कबीर का आत्मविश्वास अटूट था और उनमें से किसी के पास अपना कोई समाधान नहीं था। सूरज ने एक गहरी सांस ली, खुद को स्थिर किया। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करूंगा, उसने कहा, उसकी आवाज़ दृढ़ थी। जो भी संसाध न तुम्हें चाहिए वे तुम्हारे हैं, बस मेरी बेटी को वापस लाओ। इस बिंदु पर गुरु युवान और उनके साथी जानते थे कि वे कबीर से हार गए हैं, जो उस समय और भी अधिक शालीन दिख रहा था। केवल एक चीज़ जिसकी वे उम्मीद कर सकते थे, वह थी कबीर का असफल होना, ताकि वे किसी तरह अपनी गरिमा वापस पा सकें। कबीर मुस्कुराया, अपनी चाय का कप एक नर्म क्लिक के साथ नीचे रख दिया। अच्छा चुनाव प्रभु सिंधिया। मुझे दुर्लभ सामग्री की आवश्यकता होगी, ऐसी चीजें जो ढूंढना आसान नहीं है। कुछ तो प्राप्त करना खतरनाक भी हैं। सूरज ने जल्दी से सिर हिलाया। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे पास हो। कबीर अपनी सीट से उठा, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन स्पष्ट थी। तो फिर तैयार हो जाओ। यह इलाज सस्ता नहीं होगा और यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मेरे निर्देशों का पालन करते हो तो तुम्हारी बेटी अगले 7 दिनों के भीतर जाग जाएगी। सूरज सिंधिया ने सिर हिलाया। तो फिर मुझे उसके पास ले चलो ताकि मैं उसकी वर्तमान स्थिति की जांच कर सकूं, कबीर ने कहा। वह आगे बढ़ा, सूरज का पीछा करते हुए। हालांकि कमरे से बाहर जाने से पहले वह 15 रसायनज्ञों का सामना करने के लिए मुड़ा। इस असफलता को याद रखना और जान लेना कि यह गुरु जयदेव के इकलौते शिष्य के कारण हुई थी। इन शब्दों के साथ कबीर सूरज सिंधिया के साथ चला गया, गुस्से से भरे रसायनज्ञों के एक कमरे को पीछे छोड़ दिया। वे केवल अपने दांत पीस सकते थे और अपने गुस्से में उबल सकते थे, उम्मीद कर रहे थे कि वह 7 दिनों में उसे ठीक करने में असफल होगा, जैसा उसने वादा किया था। गहरे में, हालांकि, वे जानते थे कि ऐसा होने की संभावना लगभग शून्य थी। उसका आत्मविश्वास बहुत कुछ कह रहा था।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ मिनट बाद कबीर और सूरज सिंधिया एक नई इमारत में प्रवेश कर गए, जहां चंदा सिंधिया और एकता लावण्या सिंधिया के खूबसूरत सोते हुए रूप की देखभाल कर रही थीं। ये कौन है? चंदा ने तुरंत पूछा, जैसे ही उसकी निगाहें कबीर पर पड़ीं। वह युवक है जो सोचता है कि वह हमारी बेटी को ठीक कर सकता है, सूरज ने कहा। कबीर में कोई विश्वास दिखाने की कोशिश नहीं की। कबीर हालांकि मुस्कुराया और कहा, मैं कबीर हूं और मैं आपकी बेटी की जांच करने आया हूं, अगर आपको कोई आपत्ति न हो। चंदा सिंधिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया और बस एकता के लिए एक इशारा किया कि वह किनारे हट जाए ताकि कबीर लावण्या की वर्तमान स्थिति का पूरा दृश्य देख सके। एकता ने उसे एक उत्सुक निगाह दी, लेकिन कबीर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह करीब गया और उसने जो पतली गाउन पहनी हुई थी, उसके कारण वह उसके चेहरे से अधिक देखने में सक्षम था। लेकिन वह कामुक नहीं हुआ, जैसा कोई सोच सकता था। जैसा उम्मीद थी, एक सोती हुई परी की तरह वह सो रही है, कबीर ने बुदबुदाया। कुछ सेकंड बाद वह 3 उत्सुक आंखों के जोड़ों का सामना करने के लिए मुड़ा। वह मुस्कुराया और कहा, आराम करो सभी लोग, वह किसी खतरे में नहीं है। वह बिस्तर से दूर हट गया। वास्तव में जब से वह सोई है, तब से उसने आप सभी ने जो कुछ भी कहा है, वह सुन भी सकती है। तीनों ने एक दूसरे को देखा। तो क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? सूरज सिंधिया ने पूछा। बिल्कुल। अब अगर आप मुझे लिखने के लिए कुछ दे सकते हैं, तो मैं उसके लिए मारक तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री की सूची प्रदान करूंगा। एकता बाहर भागी और 1 मिनट बाद लौटी। उसके हाथ में एक स्क्रॉल और एक लिखने की छड़ी थी। कबीर ने वस्तुओं की संक्षेप में प्रशंसा की, फिर सामग्री लिखना शुरू कर दिया। उसे मारक के लिए सूचीबद्ध 25 सामग्रियों में से केवल 6 की आवश्यकता थी। हालांकि चूंकि उसे अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त की आवश्यकता थी, उसने स्मार्ट तरीके से खेलने और कुछ अग्रिम कमाने का फैसला किया। आप अपने लोगों को इन सामग्रियों को जल्द से जल्द इकट्ठा करने के लिए कह सकते हैं, कबीर ने कहा। सूची सूरज सिंधिया को सौंप दी। उसने फिर जोड़ा, व्यक्तिगत रूप से मैं सतीश नाम के एक नेता के साथ 5 सैनिकों के एक समूह की सलाह देता हूँ। वह एक अच्छा है। सूरज ने सिर हिलाया और सूची एकता को सौंप दी। उन 5 को ढूंढो और उनसे 1 घंटे के भीतर ये सामग्री इकट्ठा करवाओ। एकता ने सिर हिलाया और सूची के साथ चली गई। कबीर ने सोती हुई लावण्या की ओर देखा और पूछा, मैं जानता हूँ यह मेरा काम नहीं है, लेकिन उसे जहर कौन देना चाहेगा? इस्तेमाल किया गया जहर काफ़ी दुर्लभ है, इसलिए जब वे उसे मारना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने निश्चित रूप से उसे सुलाने के लिए बहुत परेशानी उठाई। पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन ये स्पष्ट था कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। लावण्या एक प्रतिभाशाली लड़की है, जिसकी कई लोग प्रशंसा करते हैं। वह तेजी से रैंकों के माध्यम से उठी। जब वह केवल 19 वर्ष की थी, तब चरम जड़ उस्ताद अवस्था प्राप्त कर ली, और वह अलकापुरी राज्य के सबसे अच्छे संप्रदायों में से एक दिव्य महल संप्रदाय में एक आंतरिक शिष्या भी बन गई। कोई सोच सकता है कि उसके जैसे किसी व्यक्ति को सीधे मारने के बजाय सुलाने के लिए जहर क्यों दिया जाएगा? इसका उत्तर हालांकि काफी सरल है। उन्होंने उसे नहीं मारा क्योंकि वे नहीं कर सकते थे, या अधिक सटीक रूप से वे उसे मारने में असफल रहे। कारण सीधा है, यह उसके शरीर की संरचना के कारण है। मीनार द्वारा एकत्र किए गए डेटा के अनुसार लावण्या के बारे में यही जाना जाता था। नाम लावण्या सिंधिया। आयु 19। वंश निष्क्रिय अजागृत। शारीरिक संरचना नवजीवन दिव्य शरीर। वर्ग जादूगर। साधना जड़ उस्ताद स्तर 9/9। शारीरिक शक्ति 695। आध्यात्मिक शक्ति 1075। मानसिक शक्ति 940। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीनार ने उसकी शारीरिक संरचना को ऐसी बताया जो उसे 9 बार जीने की अनुमति देती थी। इसका मतलब था कि अगर वह मर भी जाती, तो उसकी कोशिकाएं अकेले उसे पुनर्जीवित करने और जीवित रहने में सक्षम होतीं। यह एक दुर्लभ शरीर था, और अच्छा, शायद कुछ लोगों ने इसकी खोज कर ली थी। हालांकि मीनार ने उसे फिर से बताया कि शायद कुछ लोग उसकी आत्मा जड़ के पीछे थे, और अगर वे इसे प्राप्त करने में कामयाब हो जाते, तो वे उसकी प्रतिभा और उसकी नवजीवन दिव्य शरीर संरचना दोनों प्राप्त करने में सक्षम होते। उसे एक घातक जहर से मारने से उसकी आत्मा जड़ नष्ट हो जाती, जिससे उनकी जो भी भयावह योजना थी, वह बेकार हो जाती। इसलिए उन्होंने उसे सुलाने के लिए काला सर्प के सपने का इस्तेमाल किया, जबकि वे अपने अगले कदम की तैयारी कर रहे थे।
दुर्भाग्य से उनके लिए कबीर एक चमकते कवच में शूरवीर की तरह उसे ठीक करने आ गया था। इतना कहने के बाद मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। सुंदरियों को सोना नहीं चाहिए, वे चलते फिरते चमकने के लिए होती हैं, कबीर ने मुस्कान के साथ कहा। कुछ घंटों बाद आखिरी सामग्री लाई गई। सैनिकों की मेहनत के कारण सामग्री किसी की भी उम्मीद से कहीं जल्दी इकट्ठा हो गई थी। कबीर इस बात से काफ़ी खुश था कि सैनिकों ने कितनी जल्दी सामग्री जुटा ली। उसने मानसिक नोट बनाया कि भविष्य में उनसे संपर्क करे ताकि वे उसके लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में मदद कर सकें। सामग्री प्राप्त करने के बाद उसने एक एकांत स्थान का अनुरोध किया जहां वह काम कर सके। वह जो गोली बनाने वाला था वह केवल स्तर 0 की गोली थी, लेकिन केवल 6 सामग्रियों के साथ भी उसे सावधानीपूर्वक तैयारी करने की आवश्यकता थी। यही कारण था कि उसने अपनी आवश्यकता से अधिक सामग्री मांगी थी। वह और अभ्यास करना चाहता था और यदि संभव हो तो अपनी शुद्धता के स्तर को थोड़ा और बढ़ाकर अगली बार एक बेहतर गोली बनाना चाहता था। एकता उसे मुख्य भवन से दूर एक कमरे में ले गई और बाहर पहरा देने लगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि जब वह काम कर रहा हो तो कोई उसे परेशान न करे। उसके जाने के बाद सूरज सिंधिया और उसकी पत्नी ने बातचीत शुरू की। क्या तुम्हें लगता है वह उसे ठीक कर सकता है? चंदा ने पूछा। अब तक सब ठीक है। वह अकेला है जो निदान करने में सक्षम रहा है। वह उसे ठीक कर सकता है या नहीं, यह उसकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे लगता है हम कुछ दिनों में पता लगा लेंगे, सूरज ने कहा, अभी भी एक संदेहपूर्ण अभिव्यक्ति पहने हुए। उनका विश्वास जीतने के लिए केवल एक निदान से अधिक की आवश्यकता होगी। लेकिन कबीर यह जानता था और उसने यहाँ से एक रसायन विद्या प्रतिभाशाली के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाने की योजना बनाई थी। तो तुम्हारे वादे के बारे में, क्या तुम उसे अपनी बेटी का हाथ देने को तैयार हो अगर वह उसे ठीक करने में सफल हो जाता है? चंदा ने पूछा। मैंने पहले रसायनज्ञ के साथ बात करते समय उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा था। मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन अगर वह उसे ठीक करने में सफल हो जाता है तो मैं उसे देने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। इतना युवा और प्रतिभाशाली व्यक्ति भविष्य में महान बनने के लिए नियत है। चंदा ने आह भरी। वह वास्तव में सक्षम है। चलो उसे कुछ दिन देते हैं ये देखने के लिए कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है। अगर अंत नियत है तो हम केवल प्रतिक्रियाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं। दोनों ने अपनी बातचीत जारी रखी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस बीच कबीर को आवंटित कमरे में उसने सामग्री बिछाई और कढ़ाई को गर्म करना शुरू कर दिया। वह असली काम से पहले अभ्यास करना चाहता था। जब ये काफ़ी गर्म हो गया तो उसने पहली सामग्री डाली, उसके बाद उसका सार निकालने के बाद अगली डाली। अन्य क्रम में एक के बाद एक आते गए जब तक कि सभी कढ़ाई में नहीं थे। अगर मैं बस उन सभी को एक साथ डाल सकता और एक ही समय में सार निकाल सकता तो कितना सुविधाजनक होता, कबीर ने बुदबुदाया। स्वामी पूर्ण निष्कर्षण का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सटीक लौ नियंत्रण की आवश्यकता होगी जो स्वामी के पास वर्तमान में नहीं है, मीनार ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की। तुम इसे और अच्छे से कह सकते थे, मीनार, कबीर हंसा। स्वामी 7 लौ नियंत्रण और शोधन कला में महारत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, यह उनके लिए और दरवाजे खोलेगा, मीनार ने सुझाव दिया और कबीर मुस्कुराया। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं बता सकता हूं कि उस तकनीक के लिए काफ़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो मेरे कम साधना स्तर के कारण मेरे पास वर्तमान में नहीं है। इसके अलावा मेरे पास अभी बर्बाद करने के लिए सामग्री नहीं है, कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा। उसके दंतियन के अंदर दिव्यता से भरपूर यिन ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा संग्रहित थी। हालांकि उसके दंतियन में आत्मा केंद्र के बिना वह अभी तक इसका उपयोग नहीं कर सकता था। उसे प्रगति के लिए मैन्युअल रूप से साधना करने या युगल साधना करने की आवश्यकता होगी। चूंकि स्वामी ने अब तलवार मीनार प्राप्त कर ली है, वे स्तर बढ़ाने के लिए फिर से साधना शुरू कर सकते हैं, मीनार ने उसे याद दिलाया। मैं जानता हूँ मीनार, लेकिन मुझे पहले ये खत्म करने दो, फिर उसके बारे में सोचते हैं। कई मिनटों के बाद कढ़ाई से काला धुआं निकला, खिड़कियों से बाहर निकल गया। यह एक संकेत था कि गोली तैयार थी। कबीर ने उसे निकाला और मुस्कुराया। आपने सफलतापूर्वक एक ऊर्जा संचय गोली बनाई है। श्रेणी स्तर 0, गुणवत्ता उत्कृष्ट, शुद्धता 95%। लगता है मेरी प्रगति में सुधार हो रहा है। कुछ दिनों तक कढ़ाई न छूने के बाद भी, उसने कहा, फिर गोली को अपनी स्थानिक अंगूठी में फेंक दिया।
आप बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, स्वामी, मीनार ने टिप्पणी की। वह कर रहा हूँ, मीनार, कबीर ने जवाब दिया, फिर मारक के लिए असली सामग्री निकाली। उसने उन्हें कुछ मिनटों के लिए जांचा, फिर खड़ा हुआ और कमरे के बाहर कदम रखा। जब वह बाहर आया, एकता वहां थी, स्पष्ट कारणों से उत्सुक और थोड़ी व्याकुल दिख रही थी। कारण, बिल्कुल, कबीर था, जो बिना कमीज के बाहर आया था। धरती से होने के कारण पुरुषों का पूरे दिन अपने शरीर को ढकने की अवधारणा उसके लिए आसानी से अनुकूलित होने वाली चीज नहीं थी। हालांकि कमरे के अंदर का तापमान इतना गर्म नहीं था, कबीर अगले कुछ घंटों में काम करते समय अपनी त्वचा पर हवा महसूस करना चाहता था। आखिरकार उसने देवलोक में एक पूरा साल बिना कपड़ों के बिताया था। पुरानी आदतें जल्दी नहीं जातीं। क्या आपको कुछ चाहिए, गुरु कबीर? एकता ने पूछा, अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह उसके सुगठित सिक्स पैक और मांसल बाहों पर नजर न डाले। आप औपचारिकताओं को छोड़ सकते हैं और बस मुझे कबीर बुला सकते हैं, उसने एक छोटी मुस्कान के साथ कहा। और कृपया, क्या आप मेरे लिए छोटी एक गिलास पानी ला सकती हैं? तुरंत एकता ने जवाब दिया, जल्दी से भाग गई। वह बुरी नहीं है, स्वामी। उसके पास एक शक्तिशाली वंश है जो अभी तक जागृत नहीं हुई है, साथ ही एक अजागृत अद्वितीय शारीरिक संरचना भी है, मीनार ने नोट किया। मैं जानता हूँ, मीनार। वह बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बस थोड़ी तंग है, कबीर ने जवाब दिया, जैसे मीनार से बात करना दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात थी। इतना कहने के बाद, वह वास्तव में बुरी नहीं है, कबीर ने सोचा, फिर वापस अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद एकता पानी लेकर लौटी, फिर जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। स्पष्ट रूप से कबीर के शरीर को घूरते हुए एक और पल नहीं बिताना चाहती थी। वह केवल मुस्कुरा सकता था, फिर अपनी अगली गोली शुरू कर दी। एक बार कढ़ाई काफी गर्म हो गई, उसने पहली सामग्री डाली और उसका सार निकालना शुरू कर दिया। 20 मिनट बाद उसने कढ़ाई में आखिरी सामग्री डाल दी। हालांकि वह अन्य कार्यों पर आगे बढ़ने के लिए जल्दी खत्म करना चाहता था, उसने फिर भी शुद्धता के स्तर को बढ़ाने के लिए अपना समय लिया। 1 घंटे और 20 मिनट बाद गोली पूरी हो गई और एक संदेश दिखाई दिया, जिससे उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आपने सफलतापूर्वक एक काला सर्प के सपने की मारक गोली बनाई है। श्रेणी, स्तर 0, गुणवत्ता उत्कृष्ट, शुद्धता 97%। मैं एक प्रतिभाशाली हूँ, कबीर मुस्कुराया। वह आप ही हैं, स्वामी, मीनार हमेशा की तरह उत्साह बढ़ाने वाला टिप्पणी करने से नहीं चूका। कबीर ने कढ़ाई में पानी की छोटी बूंदें डाली और उसे जलाने के लिए लौ का उपयोग किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह साफ थी। हालांकि गोली एक मारक थी, फिर भी इसमें जहर के निशान थे, और चूंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी शुद्धता का स्तर प्रभावित हो, उसने पहले अगली गोली शुरू करने से पहले इसे साफ करने के लिए एक विद छोटी ई का उपयोग किया। 12 घंटे बाद 7 गोली के बक्से उसके सामने थे, जिनमें से सबसे अधिक शुद्धता 98% थी। यह आखिरी गोली थी जो उसने कुछ घंटों के आराम के बाद बनाई थी। उसने कपड़े पहने, गोलियों वाले बक्से रख दिए और कमरे से बाहर चला गया। क्या आप पहले ही कर चुके हैं? एकता हैरान थी जब उसने उसे बाहर देखा। हाँ, ये सिर्फ एक स्तर 0 की गोली थी, उस पर दिन बिताने की कोई आवश्यकता नहीं है, कबीर ने लापरवाही से जवाब दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कुछ अतिरिक्त शब्द जोड़े। समझ गई, एकता ने शांति से कहा। तो फिर हम अब जा सकते हैं, कबीर ने कहा, आगे बढ़ने का इशारा किया। जल्द ही वे उस कमरे में वापस थे जहां लावण्या सो रही थी। क्या तुम पहले ही कर चुके हो? सूरज सिंधिया ने पूछा, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित। मैं जल्दी काम करता हूँ, प्रभु सिंधिया। मैं जल्दी काम करता हूँ, कबीर ने एक छोटी मुस्कान के साथ कहा, फिर लावण्या की ओर बढ़ा। अब, हालांकि मैं आप सभी को यहाँ पाकर बहुत खुश हूँ, लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए आप लोग मुझे अकेला छोड़ दें तो सबसे अच्छा होगा। और चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, कबीर ने लावण्या के बिस्तर के किनारे जाने के बाद कहा। सूरज और चंदा सिंधिया ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया। वे एकता के साथ बाहर जाने लगे, लेकिन कबीर की आवाज ने एकता को रोक दिया। मुझे एक सहायिका की आवश्यकता होगी। एकता जानती थी कि वही वह है जिसे वह मांग रहा था। पति पत्नी की जोड़ी भी जानती थी, इसलिए उससे पूछने की जहमत उठाए बिना एकता पीछे हटी और बिस्तर की ओर बढ़ गई। सूरज और चंदा चले गए। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? एकता ने पूछा। उसका सिर थोड़ा ऊपर उठाने में मेरी मदद करो, कबीर ने कहा। एकता ने सिर हिलाया और जैसा कहा गया था वैसा ही किया।
कबीर ने 7 गोलियों में से पहली गोली निकाली और उसे पानी में घोल दिया, फिर उसे लावण्या के मुंह के करीब लाया। हालांकि वह शांत और सुंदर दिख रही थी, वह गहरी नींद में थी। जहर के कारण उसे एक सपनों के बिना स्थिति में भेज दिया गया था, भगवान जाने कितने समय के लिए। उसने अपने हाथ का उपयोग करके उसका जबड़ा खोला और फिर धीरे से मारक डाला, जो अब तरल रूप में था। मारक देने के बाद एकता ने उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया। वह कुछ घंटों में जाग जाएगी, लेकिन किसी को मत बुलाना। बस जब वह जाग जाए तो मुझे बुलाना आना, कबीर ने कहा, फिर चला गया। एकता को हैरानी की स्थिति में छोड़ दिया। उसने कहा था कि इसमें 7 दिन लगेंगे, तो वह अचानक अब क्यों जाग रही थी, पहले उपचार के कुछ ही घंटों बाद? इसका जवाब सरल था, कबीर उसके साथ कुछ अकेला समय बिताना चाहता था। इतना कहने के बाद वह उस कमरे में वापस चला गया जहां उसने गोली बनाई थी और अपने मन में तलवार का अभ्यास करना शुरू कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कुछ सीखने के लिए हर आखिरी सेकंड का उपयोग करे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 18 घंटे बाद लावण्या के कमरे के अंदर बिस्तर से एक अचानक खांसी आई, जिससे एकता, जो कुछ मीटर दूर बैठी थी, जल्दी से बिस्तर की ओर दौड़ी। युवती, आप जाग गई हैं, उसने कहा। उसकी आंखों से लगभग आंसू गिर रहे थे जैसे उसने उसका हाथ थामा। क्या हुआ एकता? लावण्या ने थकी हुई आवाज में पूछा। आपको एक जहर दिया गया था जिसने आपको पिछले 5 महीनों से एक नींद जैसी स्थिति में डाल दिया था, एकता ने जवाब दिया, जिससे लावण्या चिल्लाने लगी। लेकिन अफसोस, वह इतनी नाटकीयता दिखाने के लिए बहुत कमजोर थी। तो ये सच था? होह, उसने बुदबुदाया। हालांकि वह सो रही थी, वह कुछ चीजें सुनने में कामयाब रही थी। मुझे कुछ मिनट दें, मैं जाकर गुरु कबीर को बुलाती हूँ, एकता ने कहा, खड़ी हो गई। वह कौन है? लावण्या ने पूछा। वह रसायनज्ञ है जो आपको ठीक कर रहा है, एकता ने जवाब दिया, फिर भाग गई। एक रसायनज्ञ? लावण्या ने बुदबुदाया। चिकित्सकों का क्या हुआ? उसने सोचा, लेकिन अफसोस, वह केवल आह भर सकती थी और इस रहस्यमय गुरु कबीर की प्रतीक्षा कर सकती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उस कमरे के अंदर जहां कबीर प्रशिक्षण ले रहा था, मीनार ने अचानक उसे संदेश दिया, उसे उसकी केंद्रित अवस्था से जगा दिया। तो वह जाग गई है, हुह, कबीर ने कहा, उस दिशा में देखते हुए जहां एकता दौड़ रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। गुरु कबीर, युवती जाग गई हैं, एकता ने तुरंत जानने के बाद कहा। ठीक है, चलो। इसके साथ उसने कमरा छोड़ा और उस जगह की ओर चल दिया जहां लावण्या थी। कुछ मिनट बाद वे बड़े कमरे में पहुंच गए। आपको जागते देख खुशी हुई, कबीर ने कहा, एक प्यारी मुस्कान दिखाते हुए। इस मुस्कान में निश्चित रूप से कई विकृत व छोटी ईचार थे। आप ही गुरु कबीर होंगे, मुझे लगता है, लावण्या ने पूछा। एक और केवल एक, लेकिन आप मुझे सिर्फ कबीर बुला सकते हैं। गुरु की उपाधि मुझे काफी बुरा दिखाती है, कबीर हंसा और लावण्या थोड़ा शर्मा गई। लेकिन ये सिर्फ वह नहीं थी, एकता भी वैसी ही थी। कबीर, हालांकि उनकी निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका ध्यान बल्कि इस पर था कि अगले कुछ दिनों का उपयोग उसे बहकाने के लिए करे या बस दिव्य विकृत हाथ कौशल का उपयोग करे। उसने अपने अगले कदम तय कर लिए थे और लावण्या और एकता उन योजनाओं का हिस्सा होंगी। अंत में उसने याद किया कि विका ने उसे क्या कहा था और अपने शब्दों का उपयोग करने का फैसला किया। वह किसी भी महिला को मजबूर नहीं कर सकता था और उन पर अपना कौशल इस्तेमाल करना, जब वे सहमत न हो, आगे बढ़ने का तरीका नहीं था। आप अभी भी कुछ भी करने के लिए बहुत कमजोर हैं, इसलिए मैं ये 6 गोलियां आपके पास छोड़ रहा हूं। हर दिन एक लेना और बाहर न निकलने की कोशिश करना। एकता आपके साथ रहेगी और आखिरी गोली लेने के बाद उसे मुझे बुलाने के लिए कहना। इसके साथ कबीर चला गया, वहां एक और मिनट रुकने की जहमत भी नहीं उठाए। अच्छा, ये पहली बार है, एकता ने कहा, लावण्या की ओर बढ़ते हुए। तुम्हारा क्या मतलब है? लावण्या ने पूछा। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वह तुम्हारी सुंदरता से मोहित नहीं लगता, कुछ ऐसा जो विवाहित पुरुष भी नहीं कर सकते, ये देखते हुए कि तुम नंबर 1 सुंदरी हो जिस पर कई लोग ललचाएंगे, एकता ने एक छोटी मुस्कान के साथ कहा। ये जानने के लिए किसी प्रतिभाशाली की आवश्यकता नहीं थी कि दोनों सिर्फ एक गुरु और नौकरानी से अधिक हैं। वे महान दोस्त हैं। अब जब तुमने इसका उल्लेख किया है तो मुझे लगता है वह अलग है, लावण्या ने कहा। उसने तुम्हें भी, सर्वशक्तिमान पूर्ण एकाग्रता की रानी को, शर्माने पर मजबूर कर दिया, उसने जोड़ा। काश तुम अपना चेहरा देख पाती, एकता ने कोई आपत्ति नहीं की।
इसके बजाय उसने सुनिश्चित किया कि लावण्या जानती है कि वह अकेली नहीं थी जो शर्माई थी। क्या तुम जानती हो कि वह कौन है और कहाँ से है? लावण्या ने पूछा। मैं नहीं जानती, लेकिन वह सक्षम लगता है और चीज़ों को देखते हुए बहुत शक्तिशाली, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह उन कुख्यात महानायक रसायंज्ञों में से एक का शिष्य है, एकता ने कहा, जिससे लावण्या ने सिर हिलाया। काश उन्हें पता होता कि प्रश्न में व्यक्ति दिवंगत गुरु जयदेव का एकमात्र अनौपचारिक शिष्य था, जिसे बेशर्म रसायनज्ञ के रूप में भी जाना जाता था। एक बहुत ही हास्यास्पद पृष्ठभूमि। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले 6 दिनों के लिए लावण्या ने गोलियां ली जैसा उसे निर्देश दिया गया था। ये पिछले 6 दिन केवल एक विषय पर चर्चा करने में भी बिताए गए थे और वह विषय था रहस्यमय कबीर। चौथे दिन वह चलना शुरू करने के लिए काफ़ी मजबूत थी, लेकिन वह बाहर नहीं गई या अपने माता पिता को नहीं बुलाया क्योंकि एकता ने उसे बताया था कि कबीर चाहता था कि वह तब तक अंदर रहे जब तक वह अपनी आखिरी जांच पूरी नहीं कर लेता। हालांकि इसने उसे अपनी दैवीय इंद्रिय का उपयोग करके कबीर की जासूसी करने से नहीं रोका, जो पिछले 6 दिनों से तलवार का अभ्यास कर रहा था, अपनी महारत को विशेषज्ञ अवस्था में धकेलते हुए और साथ ही साथ गोलियां भी बना रहा था। उसने और एकता ने हर दिन उसकी जासूसी करने में अपनी काफ़ी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की, फिर वे उसके बारे में बहुत चर्चा करती थीं। उसके बाद अगले दिन वे वही दोहराती थीं। जब वह आखिरी गोली ले चुकी थी, एकता कबीर को बुलाने गई। बधाई हो, विष आपके सिस्टम से बाहर है। अगर आप चाहें तो अगले कुछ दिन आराम कर सकते हैं, कबीर ने उसके माथे पर अपना हाथ रखकर उसका तापमान जांचने के बाद कहा। एक इशारा जिसने लावण्या के दिल की धड़कन को कई डिग्री बढ़ा दिया। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद कबीर, लावण्या ने शर्माते हुए कहा। आप जैसी सुंदरी के लिए मैं ये कम से कम कर सकता था, कबीर ने कहा, फिर एकता की ओर मुड़ा। तुम जाकर उसके माता पिता को बता सकती हो कि वह जाग गई है और ठीक है। आज से 2 दिन बाद मैं चाहूँगा कि तुम मुझे शहर में घुमाओ क्योंकि यह मेरा यहाँ पहला छोटी ईना है, कबीर ने कहा, फिर चला गया। कितना रहस्यमय, लावण्या ने कहा, कबीर को जाते देखते हुए। रहस्यमय लेकिन सेक्सी, एकता ने जोड़ा, अपना सिर बगल की ओर घुमाते हुए। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं पिताजी से कहूंगी कि वे मुझे उसकी स्त्री बनने दें, लावण्या ने अचानक घोषणा की, जिससे एकता हल्के से मुस्कुराई। काश उसे पता होता कि उसके पिता ने पहले ही ऐसी व्यवस्था कर ली थी। बाद में अपने माता पिता को बुलाने के बजाय उसने कपड़े पहने और उनसे मिलने खुद चली गई, उन सभी को चौंका दिया। चंपक नगर के एक शानदार कमरे के अंदर एक महिला अपना श्रृंगार करती देखी जा सकती थी। उसने जो श्रृंगार किया हुआ था उसकी मात्रा इतनी अधिक थी कि उसे केवल श्रृंगार कहना कम था। वह व्यावहारिक रूप से पेंट से अपना चेहरा फिर से बना रही थी। यह महिला थी डेजी आशाना, चंपक नगर के स्वामी दिवाकर आशाना की दूसरी पत्नी। डेजी दिवाकर की 5 पत्नियों में से एक थी, जिनसे उसने अपनी कई रखेलों में से शादी की थी। वह प्रतिभाशाली थी और सुंदर भी थी, कम से कम श्रृंगार से सुंदर। अचानक कमरे के एक कोने में एक आकृति दिखाई दी। मेरी महिला, हमें एक समस्या है, आकृति ने कहा। क्या है? डेजी ने पूछा, अपना श्रृंगार ब्रश नीचे रख दिया। लावण्या सिंधिया जाग गई है, आकृति ने कहा। डेजी के मूड को थोड़ा बदल दिया। वह रिपोर्ट सुनकर हैरान थी, लेकिन जल्दी से खुद को संभाल लिया। कैसे? ये कैसे हुआ? उसने स्तब्ध स्वर में पूछा। कबीर नाम का एक नया रसायनज्ञ कुछ दिन पहले दृश्य पर आया और सभी को चौंकाते हुए लावण्या पूरी तरह से ठीक जाग गई। वह इतनी ठीक है कि उसे वापस संप्रदाय भी ले जाया जा सकता है, रिपोर्टर ने कहा। हम इस नए रसायनज्ञ के बारे में क्या जानते हैं? डेजी ने पूछा। वह युवा है और वह दावा करता है कि वह उस रसायनज्ञ का शिष्य है। बेशर्म रसायनज्ञ का, वह जो भागकर पहाड़ों में छिप गया था? डेजी ने पूछा। हाँ, वह सिर्फ स्तर 3 जड़ पुष्प अवस्था का साधक है, रिपोर्टर ने जोड़ा, फिर पूछा, मेरी महिला, क्या मैं ये प्रभु दिवाकर को बता दूं? मैंने सुनिश्चित किया था कि वह तब तक सोती रहे जब तक युवती नहीं आ जाती, लेकिन ऐसा लगता है कि चीजें योजना के अनुसार नहीं हो सकती हैं। नहीं, डेजी ने कहा, मैं खुद करूंगी, बस वापस जाओ, मैं यहाँ से बाकी संभाल लूंगी। जैसा आप कहती हैं, मेरी महिला, आकृति ने झुककर कहा और चली गई। कुछ मिनट बाद डेजी भी चली गई और दूसरी शानदार इमारत में चली गई। यह इमारत दुर्लभ पत्थरों से बनाई गई थी जो हवा में आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करते प्रतीत होते थे।
शायद ये कमरे के चारों ओर रखी गई संरचना के कारण था, लेकिन वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा असामान्य रूप से समृद्ध और प्रचुर थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस विशाल इमारत के अंदर एक कमरे में एक पुरुष अपने शरीर को एक महिला के खिलाफ धकेलते हुए देखा जा सकता था, जो सितारों के बीच खोई हुई लग रही थी। उसने कोई दया नहीं दिखाई और उस बड़ी ई कराहों ने कमरे को भर दिया, यहाँ तक कि हॉल में भी गूंज रही थीं। डेज़ी दरवाजे के सामने रुकी और बिना दस्तक दिए उसने उसे धक्का दिया और अंदर चली गई। भगवान के लिए डेज़ी, अभी तुम्हारी बारी नहीं है, तो तुम हमें क्यों बीच में रोक रही हो? वह महिला, जो एक अस्वाभाविक कोण पर झुकी हुई थी, चिल्लाए। चुप रह विदा, हमें एक समस्या है, तो अपनी कामुकता से बाहर निकल और इसके बारे में बात करते हैं। डेज़ी चिल्लाई और यह काम करता प्रतीत हुआ। विदा, दिवाकर, आशाना की तीसरी पत्नी, तुरंत शांत हो गई। क्या है मेरी प्रिय? दिवाकर ने पूछा, अभी भी अपने कूल्हे हिला रहा था, लेकिन इस बार धीरे। लावण्या सिंधिया किसी नए रसायनज्ञ के कारण जाग गई है, डेज़ी ने घोषणा की, जिससे दिवाकर ने काफी जोर से धक्का दिया, जिससे विदा दर्द से चिल्ला उठी। लेकिन दिवाकर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह अलग हट गया और डेज़ी की ओर बढ़ा। क्या तुम्हें यकीन है? उसने पूछा। हाँ, मुझे अभी अभी सिंधिया हवेली में हमारे जासूस से रिपोर्ट मिली है, डेज़ी ने जवाब दिया। हमें क्या करना चाहिए? हम उस आत्मा जड़ को अपनी उंगलियों से फिसलने नहीं दे सकते। हमने इसमें बहुत कुछ निवेश किया है। हम नहीं होने देंगे। हमारी बेटी को वह आत्मा जड़ मिलेगी, चाहे कुछ भी हो, दिवाकर ने कहा, फिर विदा की ओर मुड़ा। अपने उस बेकार बेटे को सिंधिया परिवार में जाकर लावण्या से शादी का प्रस्ताव रखने के लिए कहो, उसने आदेश दिया। जैसा आप कहते हैं मेरे स्वामी, विदा ने कहा, नाखुश लेकिन आज्ञाकारी। आशाना परिवार में वे सभी जानते थे कि केवल दूसरी पत्नी होने के बावजूद डेज़ी बाकी सभी से कहीं अधिक बुद्धिमान थी, यहाँ तक कि दिवाकर से भी अधिक, इसलिए वे हमेशा उसकी बात मानते थे। और इस नए रसायनज्ञ के बारे में हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए? डेज़ी ने पूछा। मैं कुछ आदमी भेजूंगा, जैसे ही वह सिंधिया हवेली से बाहर कदम रखे उसे खत्म करने के लिए, दिवाकर ने जवाब दिया। कुछ सेकंड बाद डेज़ी चली गई। विदा, हालांकि अनिच्छुक, उसे सौंपे गए कार्य को निपटाने के लिए भी चली गई। धत तेरी, दिवाकर ने शाप दिया। इतनी अचानक क्यों? मैं इस शहर में एकमात्र प्लेटिनम श्रेणी की आत्मा जड़ को अपनी उंगलियों से फिसलने नहीं दूंगा, उसने जोड़ा, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए। जल्द ही वह भी कमरे से चला गया। इस दुनिया में आत्मा जड़ें ही सब कुछ थीं। वे किसी की क्षमता निर्धारित करती थीं, और कई लोग मानते थे कि ऊंचे लोकों में जाने के लिए किसी के पास बहुत उच्च श्रेणी की आत्मा जड़ होनी चाहिए। जिन्हें प्रतिभाशाली के रूप में जाना जाता था, उनके पास आमतौर पर उच्च श्रेणी की आत्मा जड़ें होती थीं। लावण्या के मामले में उसके पास प्लेटिनम श्रेणी की आत्मा जड़ थी। इसका मतलब था कि किसी दिन वह संभावित रूप से एक उच्च लोक में जा सकती थी। स्वर्णलोक में आत्मा जड़ों के 8 अलग अलग श्रेणियां थीं: सामान्य, ताम्र, रजत, स्वर्ण, हीरा, प्लेटिनम, माणिक और काला स्वर्ण। अंतिम 2 सबसे दुर्लभ थे, लेकिन प्लेटिनम भी असाधारण रूप से दुर्लभ था। इसलिए जब ये पता चला कि लावण्या के पास प्लेटिनम श्रेणी की आत्मा जड़ थी, तो आशाना परिवार ईर्ष्यालु हो गया और उसे अपनी बेटी के लिए चुराने की साजिश रची। उन्होंने लावण्या को सुला दिया था और सिंधिया परिवार के हताश होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर वे झपट्टा मारते, उसकी मदद करने का नाटक करते और उसे ले जाते। बाकी उस विशेषज्ञ पर निर्भर करता था जिसे उन्होंने प्रत्यारोपण करने के लिए अनुबंधित किया था। हालांकि कबीर की अप्रत्याशित उपस्थिति के साथ सब कुछ बदल गया था। अब ऐसा लग रहा था कि यह भव्य अवसर जल्द ही उनकी उंगलियों से फिसल जाएगा। उनका अगला कदम पहले ही लागू किया जा चुका था, लेकिन क्या वे सफल होंगे? वह सवाल अब कबीर पर टिका था, जो अंततः तलवार विशेषज्ञ अवस्था में उन्नत हो गया था। वह एकता के साथ शहर का पता लगाने और संभवतः अपनी ऊर्जा संचय गोलियां बेचने के लिए सिंधिया हवेली छोड़ रहा था। लेकिन जाने से पहले वह सूरज सिंधिया से मिलने गया, जिसने एक साक्षात्कार का अनुरोध किया था। एक बार फिर, मेरी बेटी की मदद करने के लिए धन्यवाद, जो मेरे परिवार की मदद करने के समान था, सूरज सिंधिया ने कहा। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था, प्रभु सिंधिया, कबीर ने एक छोटी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम मुझे सूरज बुला सकते हो, और कृपया इसे हमारी प्रशंसा के रूप में ले लो, सूरज ने कहा, कबीर को एक थैली सौंपते हुए।
कबीर ने पहुंचकर थैली को एक गर्म मुस्कान के साथ प्राप्त किया। मीनार ने पहले ही राशि गिन ली थी। यह 1000 आत्मा पत्थर थे जो 100,000 सोने के सिक्कों के बराबर थे। अपने रसायन विद्या कौशल में सुधार करने के लिए आवश्यक सामग्री सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त से अधिक। धन्यवाद प्रभु। सूरज, लेकिन मेरा एक अनुरोध है। मैं एकता से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह मुझे शहर में घुमाए। यह मेरा यहाँ पहली बार है और मैं पूरा चंपक अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। कबीर ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? एकता सिर्फ स्तर 4 जड़ उस्ताद है। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ जड़ महानायक रक्षकों को तुम्हारे साथ जाने के लिए नियुक्त कर सकता हूँ, सूरज ने प्रस्ताव दिया। मुझे अंगरक्षकों की आवश्यकता नहीं है सूरज, मुझे बस एक गाइड चाहिए और एकता एक काफी सुखद रक्षक है, कबीर ने कहा, एकता पर एक तिरछी नजर डालते हुए, जो लावण्या और उसकी मां के बगल में खड़ी थी। जैसा तुम कहते हो गुरु कबीर, सूरज ने कहा एकता की ओर मुड़ते हुए। तुम गुरु कबीर के साथ रहोगी। सुनिश्चित करना कि वह चंपक नगर में स्वागत महसूस करे, उसने निर्देश दिया। ठीक है मेरे स्वामी, एकता ने झुककर कहा। तो फिर मैं आप सभी को बाद में देखूंगा। इसके साथ कबीर और एकता चले गए, अगले कुछ घंटों के लिए शहर का भ्रमण करने के लिए एक काफी अच्छा दिखने वाला रथ लेकर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हॉल के अंदर वापस सूरज और उसका परिवार अचानक चर्चा में शामिल हो गए, जो कबीर के चारों ओर घूमती प्रतीत हो रही थी।